मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 ज़िलक़द 28 जून और पीर की शाम है। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त i14 न्यूज़ से और अहल बैत टीवी से देख रहे हैं। हर पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक हालात हाज़िरा पर अपनी ये सेगमेंट है। मुल्की और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर उस पर बात होती है और मेरे साथ साथी मेज़बान है आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे मैनचेस्टर से वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मूसवी भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में भी और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी। तो नाज़रीन, वीकेंड के बाद जो हालात हाज़िरा हैं, काफ़ी खबरें भरी पड़ी हैं यहाँ पे और इस पर पाकिस्तान में कौमी असम्बली के बाद कुछ सूबाई असम्बलियों में भी धूम धड़के की जो फुटेजेस हैं वो आपने देखी होंगी। आज तो अलामती जनाजा तक जो है वो सिंध में बरामद किया गया और वो क्यों किया गया, इस पे सब लोग जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जोर टाउन में एक धमाका हुआ था जिसमें आज आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने उनके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अफगान सूरत हाल और एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा 1 जुलाई को। उज़ैर बलोच दोबारा खबरों में है, इस पर आगे तफसीलत बात करेंगे। जुल्फी बुखारी क्या इसराइल गए थे, नहीं गए थे, इस पर भी बात होगी। हमजा शहबाज जिनके अकाउंट में अरबों रुपए आ गए थे और उन्होंने कहा कि शायद मैं सियासत में मसरूफ था, मुझे कुछ पता नहीं चला। एफआईए ने उनको 30 जून को दोबारा तलब किया है और आजाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो अब आमद आमद है। एक महीने से कम अरसा रह गया, यानी 25 जुलाई को वहां पे इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो साहब इन हो चुके हैं और अब लगता है कि मरियम साहिबा दोबारा वहां पे जाएंगी। क्या बयानात दोबारा वहां पर इलेक्शन के लिए घड़े जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। लेकिन पहला सेगमेंट है बैनुल अक़वामी इशूज और कुछ हालात हाज़िरा पर अपनी जो वाकयात है वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और नाजरीन, जानते हैं कि बहुत तेजी के साथ जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर मामला हैं वो एक अरसे दराज से, आज से नहीं, एक अरसे दराज से बहुत उसके अंदर तेजी देखी जा रही है। बहुत ज्यादा तब्दीलियां हैं, बहुत ज्यादा जो है वो मामला हैं। आज जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपके सामने पहले बयान करते हैं, फिर उसमें से कुछ डिटेल न्यूज भी आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह से आपके इल्म में है कि दिन ब दिन जो है वो हर गुजरते हुए लहजे के साथ जो है वो बद से बदतर हो रही है और एक सिविल वॉर जैसा एक माहौल वहां पर क्रिएट हो चुका है, जिसकी निशानदेही काफी अरसे से की जा रही थी कि इसकी कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल वहां पर जो है वो तैयार हो गया है। इसको एक डिटेल में जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। इराक में इराक और सरहद की इराक और शाम की सरहद के ऊपर बुकमाल के पास वहां पर अल हशद शाबी की छावनी के ऊपर और उससे मुल्हका शाम में कुछ सिविलियन आदाफ के ऊपर जो कि लोगों के आम मासूम लोगों के घर थे, उनके ऊपर जो है वो पेंटागन की बरह रास्त हिदायत के ऊपर बमबारी की गई, जिसमें कोई तकरीबन एक बच्चा जिसके शहीद होने की इत्तला है और तकरीबन इधर इराक की जानिब से जो रजाकार फोर्सेस हैं उनमें से कुछ 3 या 4 लोगों के शहीद होने की इत्तला है। और उसके बाद कताइब अंसार सैयद शहदा ने जो जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने बाकायदा एक एलामिया भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि आइंदा जो है वो इराक की किसी भी फिजाई हदूद के अंदर कोई भी अमरीकी ड्रोन या तैयारे होंगे तो उनके ऊपर बाकायदा हमला किया जाएगा, क्योंकि ये उनके फौजी आदाब के ऊपर हमला है और वो इसका जवाब जरूर देंगे। ये तो इराक तक की और शाम की अपडेट थी। कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने रही कि कश्मीर में जो है वो पूरी तमाम कश्मीरी जमातों को बुलाया गया और तमाम चीजें कहा यह जा रहा है कि जो है वो मोदी हुकूमत ने बहुत सेफ गेम खेला है और कश्मीरियों के पास कोई नई चीज वो तलब क्या करते हैं बजाय जो कुछ इससे पहले था, यानी था तो कभी भी नहीं, मतलब जो एक नाम निहाद एक चीज थी कि भाई वो एक खुद मुख्तारी है और फला है, ऐसा फला है, वही अपनी उन्हीं चीजों को दोबारा से वो मांग रहे हैं। ना कि एक कश्मीर की आजादी की बात होती थी, एक कश्मीर की इंडिपेंडेंट होने की बात होती थी, कश्मीरियों के खुद राय दही की बात होती थी कि वो क्या उसके ऊपर अपना हक के तौर से फैसला क्या देंगे। उन तमाम चीजों से मामला बहुत पीछे हट चुका। अब उसकी बात हो रही है जो पहले हिंदुस्तान वहां पर उसकी अमलदारी थी और उसमें जो कश्मीरियों के जो हुकूक थे अब वो मांगने के ऊपर बात हो गई, ना कि मामला आगे जाता मजीद पीछे हो गया। अब थोड़ा सा जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर ले, जो कि करना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। और इसके साथ ही यमन की जानिब से खमीस अल मशीद जो कि एक सऊदी एयरबेस है
اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ یمنیوں کی طرف سے بہت ہی کاری ضرب ماری گئی ہے اور اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر میڈیا کنٹرول ہے تو بہت دیر کے بعد خبر نکلتی ہے, تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں. اب افغانستان کی صورتحال پہ جو ہے وہ ناظرین تیزی کے ساتھ آتے ہیں. طالبان کی جانب سے جو ایک تیزی کے ساتھ ان کی فتوحات دیکھی جا رہی ہیں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے جس میں باغیس, قندوز, تاجکستان اور جو ہے وہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ ٹیک اوور کیا گیا ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے ہوا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین ہیں, جو مقامی سرداران ہیں, ان کو قطر کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ خفیہ طریقے سے خرید لیا گیا تھا, وہ وہاں پر ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور ہتھیار لوگوں سے ڈلوا رہے ہیں. یہ ان علاقوں کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ طالبان کی طرف سے بعض جگہوں پر پراسرار خاموشی ہے اور بعض جگہوں پر اعلانات ہیں. مثلا انہوں نے جس طرح اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی جو کہ چند سال رہی تھی, اس میں جو نقشہ تھا وہ آج سے بالکل اس کا معاملات مختلف ہیں. اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, اس وقت اتنا میڈیا کا دور نہیں تھا, اس وقت اتنی زیادہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں تھی, سوشل میڈیا خصوصیت کے ساتھ نہیں تھا. اب معاملات مختلف ہے اور جو ایک نئی نسل افغانستان میں پل کے جوان ہوئی ہے, یہ طالبان سے نفرت کے دور میں پل کے جوان ہوئی ہے. تو یہاں پر اب معاملات سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اب جو ان کی حکومت ہوگی تو اس میں کیا عورتوں کے حقوق کیسے ہوں گے, اس میں عورتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا. پہلے روڈوں پہ انٹر مارتی ہوئی ویڈیوز موجود ہیں. اس کے علاوہ نظام اسلامی اگر وہ کہتے ہیں امارات اسلامی افغانستان, تو اس میں سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس رول, اس کا رول ماڈل کیا ہوگا, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, وہ کس طرح کا نظام ہوگا, وہ کم از کم آپ اپنا ایک پورٹ فولیو پیش تو کریں دنیا کے سامنے. ہر کوئی بھی جماعت ہوتی ہے, کوئی بھی ایک تنظیم, کوئی تحریک اٹھتی ہے, وہ اپنا منشور پیش کرتی ہے. طالبان وہاں پر بھی خاموش ہے اور یہ کافی پراسرار خاموشی ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ساتھ پہلے آپ کے کوئی روابط نہیں تھے, آپ کے ایمبیسیڈرز نہیں تھے, کسی وجہ سے پوری دنیا سے کٹ کے آپ کی حکومت تھی. اب چونکہ دنیا چینج ہو چکی ہے, اب جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں, کیا ابھی بھی اسی خط و خال کی حکومت لے کر آنا چاہتے ہیں؟ تو یہ پھر ایک کسی نئے بڑے حملے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا, کیونکہ اس طرح سے کٹ کے آپ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. طالبان مزے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز پر خاموش ہیں. ان سے جو بھی صحافی سوال کرتے ہیں وہ اس پر کہتے ہیں کہ جب ہم کابل کو ٹیک اوور کر لیں گے, بلکہ وہ خالی ایک اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نظام اسلامی جو ان کے نزدیک نظام اسلامی ہے, جو ان کے ذہن میں کے اندر جو ایک نظام اسلامی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نظام نافذ ہو جائے گا تو جنگ بندی ہوگی, اس سے پہلے جنگ بندی نہیں ہوگی. یہ کافی پراسرار چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا, جس کے اندر نظام کے بارے میں کوئی کھل کے بات نہیں ہوتی, جس کے اندر عورتوں بچوں کے حقوق کے بارے میں بات نہیں ہوتی, مختلف جو قومیات بستی ہیں, مختلف جو زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق ہوتی, سوائے ایک جگہ پر جہاں پر طالبان نے اعلان کہا کہ جن جن جگہوں پر شیعہ آبادیاں ہیں وہ وہاں پر شیعہ مائدین کو ہی کنٹرول دیا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے گی, اور وہاں پر پچھلی دفعہ کی طرح پر جو ہے وہ وہاں پر اب جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اب یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں. جو پچھلا ہمارے پاس جو کچھ ہے, جو ہماری یادداشت ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں نے مذاکرات کے لیے پہلے بلایا تھا, جو ہے وہ جو ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے, ان کو دھوکہ دے کر ہیلی کاپٹر سے پھینک دیا تھا ایت اللہ مزاری کو, سب کو یاد ہے. اموال کو جلا دیا تھا, عزتیں پامال کی تھی, عورتوں کو کنیز بنایا تھا, گھروں کو جلایا تھا. تو اب اس کے بعد آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اگر دھوکہ دیا تو کیا دوسرا آپشن, کیا عراق رول ماڈل ہے؟ کیا عراق کی طرز پر حشد شعبی کی طرح سے افغانستان کے سامنے آئے گی, یا اس کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو اب یہ آپشنز جو ہے وہ سامنے ہیں. دوسری طرف صدر عبدالغنی اور عبداللہ امریکہ گئے, دیکھا جائے کہ ان کو کیا ملا. کیا امریکہ نے ان کو ہری جھنڈی دکھائی, یا ان کو کچھ جو ہے وہ آگے آفر کی گئی ہے؟ ابھی تک کچھ بھی سامنے مستند جو ہے وہ نہیں آیا. عموماً اعلامیہ بھی جاری ہوا تو یہ کہا گیا کہ افغانستان کے عوام کی امریکہ حمایت کرے گا. تو عوام کی حمایت کرنے سے مراد کیا ہے؟ عوام تو بہت سارے طالبان کے ساتھ بھی ہیں, بہت سارے نیوٹرل بھی ہیں, بہت سارے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو موجودہ حکومت ہے. عوام یہ بھی ایک مکم بات ہے, یہ بھی کھل کے بات نہیں کہ حکومت جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ آپ سے امداد مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عوام کی امداد کریں گے, آپ جائیں. تو اس کو ہری جھنڈی دکھانے والی بات ہوتی ہے عام طور سے. دوسری طرف آپ آ جائیں, قطر کے اندر ہوا کیا؟ قطر کے اندر طالبان کے جو دفتر تھے اس کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا, اور جو کہ ایک دہشت گرد گروپ ہے, ایک خوخار گروپ ہے, جو باقاعدہ لاکھوں لوگوں کے
नफूस से खेल चुका है, उनको बेदर्दी से ज़िबा कर चुका है, पाकिस्तान फौजियों के सरों को उतार के उनसे फुटबॉल खेल चुका है, जो किसी तौर से भी जो है वो उनके साथ सिफारतकारी के लहजे में, डिप्लोमेटिक लहजे में बात नहीं होनी चाहिए थी, मगर उनके दफ्तर को सिफारतकारी का दर्जा दिया गया और उनके साथ मुज़ाकरात की आड़ में हजारहा तालिबान को, जो जेलों में खतरनाक दहशतगर्द बंद थे, उनको रिहा कर दिया गया। ये तमाम चीजें होती रही। अभी तखार से, बलख से और मजार शरीफ से और इसके आस पास के इलाकों से इत्तलात आ रही है कि तालिबान को मार के उन्होंने वहां से भगा दिया है और वहां पर निजी मलेशियात भी बन रही हैं। और दूसरे फातमियों और जैनबियों की तर्ज पर जब इन्हीं अब्दुल गनी ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करके बमबारी की थी हशद के जो मकामत की जो वहां पर जेली शाखें हैं, जैनबियों और फातमियों, जो जाकर शाम में मज़ार जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, उनके ठिकानों पर जब इन्होंने बमबारी की थी, आज उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की इज्जत और विकार की खातिर वो तालिबान को रोकें। तो अब ये मलेशिया भी वहां पर है। तालिबान अगर मुआहिदा तोड़ते हैं तो अफगानिस्तान दोबारा से एक जंग और जदल और खून में डूबता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें हैं, कहीं से भी जो है वो अमन की आवाज फिलहाल अफगानिस्तान से नहीं है। अगर इन तमाम चीजों को, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर इनका तजिया किया जाए और इनको गौर से देखा जाए, तो अभी मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान के अंदर कोई अमन की बात जो है वो सामने नहीं आती। हर जगह खून खराबे का ही मंजरनामा अभी फिलहाल जो है वो सामने मौजूद है। बाकी खुदावंद मताल से दुआ करेंगे कि परवरदिगार जो मासूम लोग हैं उनकी जानो माल और इज्जत आबरू को महफूज फरमा, जो दहशत गर्दों को उनके इबरतनाक अंजाम से दो चार फरमा। तो नाज़रीन, यही तक आज तक हमारी अभी अपडेट्स थी, ये आपके सामने पेश किए। मजीद जो है वो फारूक भाई पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, मेहरबानी मुंशी भाई। और बिल्कुल इसी से आगे जोड़ के अफगानिस्तान और कश्मीर पे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो इश्यूज हैं दाखिली उस पर बात करेंगे। यकीनन अफगानिस्तान में 20 साल, और ये एक बहुत ही एक अलमिया पाकिस्तान, क्योंकि हमसाया मुल्क है, वहां पर अफगानिस्तान में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी उसके असरात नजर आएंगे। और वहां पर अगर बदअमनी होगी और आपस में खाना जंगी होगी तो हमने देख लिया कि एक तो अफगान महाजरीन का मसला हुआ, और जो कल्चर्स क्लैशनकोफ और इस किस्म के धमाके, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इस किस्म की जो चीजें हैं वो हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, और उसका बहुत बड़ा हमने माली और जानी नुकसान उठाया है। देखने की बात है कि सुपर पावर कहने वाला जो मुल्क है, 20 साल वहां पर रहने के बाद उसने क्या किया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुतालबा किया जा रहा है, या जो एक ख्वाहिश का इजहार है कि अगर आप अमेरिका वहां से जा ही रहा है तो क्या वहां पर मकामी तौर पे हल उसने किया है। क्योंकि अब वो जो बाइडेन और जो उसकी मुलाकात हुई है अशरफ गनी साहब की, वो इस बारे में हम देख सकते हैं कि अमेरिका साफ कह रहा है कि हम आपकी हुकूमत की हमायत नहीं करेंगे बल्कि अफगान लोगों की हमायत करेंगे। तो अफगान लोगों में जी। जहां पर इतने जिलों पर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, तो फिर कौन, अब तो वहां पे एक मौका आया था, दो सदूर ने दावा कर दिया था कि मैं भी सदर हूं और एक और भी सदर है। तो ऐसे मामलात में वहां पर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अहम तरीन जो पाकिस्तान के लिए बात है वो यही है कि अब जैसे इमरान खान साहब का बयान आया था कि हम अब पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो ना तो अमेरिका को देंगे, और ना ही, और ये भी एक हौसला अफजा बात है कि 90% दावा किया जा रहा है, या बताया जा रहा है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरन लाइन है, बॉर्डर है, उस पे बाढ़ बाढ़ लग खेल चुकी है, दिया। 90% जो है वो सिक्योर है। तो अब जो वहां पे आमदोरफ्त होगी दहशतगर्दों की खास तौर पे, वो रोकी जाई जा सकेगी। और फिर जो चमन बॉर्डर है वहां पे तो फिलहाल आम लोगों का आना जाना है, बहुत से लोगों के कारोबार जो है अफगानिस्तान से जुड़े हैं, बहुत से अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान या पेशावर आते हैं, तो इसमें भी चेक रखने की जरूरत है। और एक और अहम डेवलपमेंट के पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका से मुतालिक, उस बारे में 1 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इन कैमरा इजलास होगा, जिसमें जो बाजवा साहब है, आर्मी चीफ है, आईएसआई चीफ है, फैज साहब, उनको उनको भी मदऊ किया गया, बल्कि उन्होंने ही मदऊ किया है। और इसमें पाकिस्तान की जो अहम सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट में, उसमें अपोजिशन लीडर भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और यकीनन कौमी असम्बली के स्पीकर है इमरान खान उसमें शामिल होते नहीं होते, क्योंकि ऐसे इजलासों में जहां पर अपोजिशन होती है तो इमरान खान
ना, बल्कि कोई नहीं गए। मैं उसकी कोई मिसाल भी नहीं दे सका कि कश्मीर इशू हो या कोई भी ऐसा मामला हो, इन कैमरा ब्रीफिंग में इमरान खान ने इस ऐसे इजलास में शिरकत की हो। तो बहरहाल 1 जुलाई को एक वाज़ेह जो पॉलिसी है वो उसको एतमाद में लिए जाने के इम्कानात हैं जो अपोजिशन जमातें हैं। और पाकिस्तान को अब जो पिछली साबका हमने गलतियां कर चुके 79 से, इस मौके पे अपनी गलतियों को से सबक सीख के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान, जिसे हम नारा तो सुनते रहे कि सबसे पहले पाकिस्तान, जो मुशर्रफ साहब ने लगाया, लेकिन वो सबसे बाद में उसकी प्रायोरिटी हमने देखी, वो या तो मजे लिए अफगानियों ने, वहां पर जो भी एक दहशतगर्दी की जंग हुई थी, सऊदियों ने मजे ले लिए, लेकिन पाकिस्तान उसके असरात अभी तक भी बर्दाश्त कर रहा है। तो सही बात, सबसे पहले पाकिस्तान हमें अपनी खारजी में नजर आना चाहिए। ये अब हम देखते हैं कि हमारे बड़े इसका क्या फैसला करते हैं। आजाद कश्मीर से मुतालिक, बल्कि उससे पहले जो मोदी साहब की कश्मीरी रहनुमाओं से, उस पे भी जो नाकदीन है वो यही कह रहे हैं कि जिन लोगों से मुलाकात हुई है वो ऐसी लग रहा है कि दिल्ली के, नई दिल्ली से ही मुजाकरात हुए हैं, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, गुलाम नबी आजाद है, ये पहले ही उनके कठपुतली रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं मकबूजा कश्मीर के। तो इससे क्या नताइज निकलेंगे? एक तो लॉलीपॉप ये कि 370 या 35 से जो है बहाली, मोदी साहब ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद इसको देखा जाएगा। तो पहला उनका मकसद ये है कि वहां पर जो सियासी तौर पे कुछ इंडिया या नई दिल्ली के साथ अनबन हो चुकी है उसको थोड़ा हमवार किया जाए, एक दोबारा नई कठपुतली हुकूमत कायम की जाए, और उसके बाद फिर अगर अलामती तौर पे कुछ ये, जैसे आपने सही बताया कि ये 370 था या नहीं था, हालात वहां पे जू के तू ही थे, और जो जुल्म बर्बरियत वहां पर कश्मीरियों पे जारी थी वो पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। लेकिन जो एक कोशिश की जा रही है कि वहां पर अनबैलेंस मामला कुछ कर दिए जाए आबादी के हवाले से, कश्मीरियों के जो वहां पर जो हकूक थे उनको जो थोड़ी सी प्रायोरिटी हासिल थी 370 या 35 की वजह से, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो अब देखने की बात है, और महबूबा मुफ्ती का ये तजवीज के पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात किए जाएं और एलओसी पर तजारत खोलने की बात की गई है। तो अब जो मामला है, लगता है कि जो दूसरी तरफ से भी उस तरफ मामला जाएगा कि जहां है कि बुनियाद पे क्या कश्मीर का इसी अंदाज से सेटलमेंट तो नहीं होने जा रही, और इसी अंदाज से अगर सेटलमेंट करने की कोशिश की गई तो यकीनन चाहे आजाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर या इंडिया के ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहां के जो कश्मीरी हैं और जिन्होंने जाने कुर्बान की हैं अपनी आजादी के लिए, वो इस किस्म की सेटलमेंट को नहीं मानेंगे। तो इसमें अब देखते हैं वो क्या होता है। अब आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट्स या दीगर जो खबरें हैं, और अब थोड़ी देर में आपकी टेलीफोन लाइंस भी खोल दी जाएंगी, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के जब बात हो रही है या कश्मीर की बात हो रही है, तो चले पहले आगाज करते हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन ही के, जो 25 जुलाई को हो रहे हैं। और उसमें एक बार फिर जो हमारी सियासी जमातें, जो एक रवायती एक तरीकाकार होता है कि, और बल्कि एक एक्सक्यूज होती है, कोई भी बात अगर किसी सियासतदान की याद दिलाई जाए कि आपने तो जलसे में ये कहा था, तो वो ये कह दिया जाता है कि वो तो जलसा था, वो एक सियासी तकरीर थी, वो स्टांस और होता है, बाद में कुछ और होता है। तो ये एक अजीब और गरीब एक दलील या जवाब पेश किया जाता है अपनी कह ले कि क्या कह ले, बेहिसी कह लें, या एक जो सियासी तौर पे जो हमारी अंदर जो एक मुनाफकत है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है जी, वो तो एक सियासी जलसा था। जैसे बिलावल साहब ने इन दिनों, वो इमरान खान उनके निशाने पे हैं और उन्होंने गुलभूषण यादव का वकील करार दिया है, और कहा है कि इमरान खान जो है वो कश्मीरियों के वकील नहीं है, वो गुलभूषण के वकील हैं, और 25 जुलाई को अवाम कठपुतली को मुस्तरद कर देंगे। तो यकीनन ये या सिक्योरिटी थ्रेट तक करार दिया गया है इमरान खान को। तो मुझे याद आ रहा है जब पिछले आजाद कश्मीर इलेक्शन थे, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार करार देते थे, बल्कि सबसे पहले उन्होंने ये नारा लगाया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है। तो मोदी का यार का टाइटल दे के, और उसके बाद आपने देखा पीडीएम में, और एक बार बिल्कुल जो पार्टियां दस्तों गिरेबान थी, बाद में मुफाहमत हो गई, और अपने हकूक के लिए या अपने मुफाद के लिए आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने जो हाथ किया नून लीग के साथ या मौलाना फजल रहमान के साथ,
ابھی भी उनको ये समझ नहीं आ रही। यकीनन एक जरदारी उन पीडीएम की जमातों पे कम से कम वो भारी नजर आए। ये यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर भी बनवा लिया, खुद भी अभी तक वो बाहर हैं, और अभी तक जो सौदेबाजी है उसमें उनका एक शेयर या एक स्टेक मौजूद है। तो ये जो आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन है, मुझे तो यही देखने में मिलेगा कि तमाम जमातें एक दूसरे पे कश्मीर बेचने का इल्जाम लगाएंगी। कश्मीर के हवाले से क्या कुछ किया 70-75 सालों में हमारी सियासी जमातों ने, ये हम सबके सामने है कि उस नाम पे वोट तो लिए गए, चाहे आजाद कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन कश्मीर का सही तौर पे मुकदमा सही लड़ा नहीं जाया जा सका। यूएनओ में किसी ने तकरीर कर दी या यूएनओ में कोई करारदाद पेश कर दी गई, तो इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बल्कि वर्ल्ड कप के जीतने का मतरादफ करार दिया गया था। लेकिन सही मानों में कश्मीर का हल उसी वक्त हम देख सकते हैं जब दोनों तरफ के कश्मीरी जो है उस पे राजी हों। तो अब आगे इलेक्शन है कश्मीर में, आजाद कश्मीर में, तो देखते हैं अब एक दूसरे पे किस किस्म के इल्जामात दोबारा लगेंगे। मरियम साहिबा से मुतालिक कहा जा रहा है कि शायद दोनों भाइयों में, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में, ये एक मुफाहमत हुई है कि मरियम नवाज शरीफ अब दोबारा आजाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में शामिल होंगी। तो यकीनन अब जैसे गिलगित इलेक्शन हुए थे उसमें जो जमातें हैं आपस में मद्दे मुकाबल भी थी, पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ी होगी, पीटीआई को अपनी पड़ी होगी, नून लीग को इस वक्त राजा फारूक हैदर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, या अभी नून लीग ही की हुकूमत है आजाद कश्मीर में। तो अब वो वहां पर क्या जो है आपस में वो तकरीरें होंगी, क्योंकि काफी गर्मा गर्मी हो गई थी पिछले दिनों जब बिलावल साहब ने मरियम साहिबा पे और मरियम साहिबा ने एक मतबादल या कठपुतली की वो कहा था कि ये मतबादल तैयार किया जा रहा है। तो अब इलेक्शन में देखेंगे। कौमी असम्बली में नाज़रीन आपने देखा बजट इजलास में किस तरह से तू तू मैं और किताबों के साथ एक दूसरे को जख्मी किया गया। बलूचिस्तान असम्बली का बजट पेश किया जाना था, उस वक्त भी जो फुटेज है वो हमारे सामने है कि किस तरह से अपोजिशन जो लोग हैं वहां पर उनको मुंतशर करने के लिए गाड़ियां तक जो है उनके टकराई, और ये सारा मंजर हमने देखा। आज सिंध असम्बली में एक चारपाई जो है वो असम्बली में अलामती तौर पर पेश करने की कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, और एक बैनर या कफन नुमा जो बैनर था जिसमें लिखा था कि ये जमहूरियत का जनाजा जो है वो उन्होंने निकाला है। तो इसमें इस किस्म के एहतजाज असम्बलियों में हमने देखा कि एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इंतहा पसंदी या इतना ज्यादा पता नहीं इनको कौन, जाहिर है ये सोचा गया होगा, जो भी असम्बली के अंदर बैनर्स लाए जाते हैं या सीटियां या बाजे या इस किस्म के जो मामलात हैं उसके लिए मीटिंग की जाती होगी, बाकायदा एक प्लान बनाया जाता होगा कि आज तुमने ये कहना है, आज तुमने ये काम करना है, एक दो बचाने वाले होंगे, चार पांच उधर किसियानी हंसी हंसने वाले होंगे। तो इससे ये तो जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे ये 400-500 लोग होंगे, एमपीएज एमएनएज हमारे पूरे वतन में, तो ऐसे लोगों की हरकत को देख के जो हम सब जो आम पाकिस्तानी हैं उनके लिए सबक यही है कि हम इनके जो हकीकत है वो जानने की कोशिश करें। ये जमहूरियत हो आमरियत हो, इनको अपने मफादात चाहिए। आप देख लें कि आज कोई और कहीं से कोई चुटकी बजाई जाए या सीटी बजाई जाए, ये एक जानवर की तरह आप घूमते घुमाते वो उनके पैरों में बैठ जाएंगे। तो ये कोई जमहूरियत के कोई नेल्सन मंडेला नहीं है, इनका कोई सियासी जमातों का स्ट्रक्चर देख लें कि एक एक शख्सी तौर पे, मैं तो जिसे कहता हूं कि एक शिर्क की हद तक ये अपने लीडरान को डिफेंड करते हैं, पूजा करते हैं किस्म की, कि कोई चोर है कोई डाकू है। वो एक हमजा शहबाज कह रहे हैं जी 25 अरब मेरे अकाउंट में कैसे आ गया मुझे नहीं पता, कि मैं तो सियासत में मसरूफ था। ये 25 अरब रुपए थे, जहां आटे और चीनी के ऊपर हमारी लाइनों के अंदर लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। तो ये हमारे जो बड़े लीडर्स हैं 25-25 अरब या अरबा हर रुपए जो है वो इनके अकाउंट्स में जमा होते हैं, कोई ख्याल नहीं। और इनको डिफेंड करने वाले माशाल्लाह फिर सूटेड बूटेड एक जत्था है, इनकी खवातीन हो, इनके कुछ वकुला हो। और अब लतीफ खोसा की मिसाल है, वो अयान अली से लेकर जरदारी साहब के केसेस किसने लड़ने हैं, लतीफ खोसा हैं, फारूक एच नाइक हैं। उसी तरह इमरान खान को डिफेंड किस तरह करना है, वो वहां पर भी माशाल्लाह एक कयाम हो चुका है। ये 3 साल में इस पार्टी ने भी माशाल्लाह वो अचीवमेंट्स किए हैं कि दूसरी 30 सालों में वो कर बैठी हैं। अब इन्होंने भी शहबाज गिल आजाद हो गए हैं, फरदौस हशीक अवान ने उठ के थप्पड़ मार देना है। और क्या इमरान खान के बारे में खबरदार किसी ने एक लफ्ज बोला, और कल अब वो असेंबली में आ रहे कौमी में, अब मुसी भाई अब कल के क्या मनाजर होंगे
عمران خان کل بجٹ اجلاس میں شامل ہونے کی جی متوقع جی آمد ہے ہمارے محبوب قائد کی، تو آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ان کا کیا ڈیفینڈ کریں گے۔ تو یہ عجیب ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر آپ دیکھ لیں، مارا ماری دیکھ لیں، ان کی نظریات، ان کی سوچ دیکھ لیں، قوم کے لیے ان کا درد دیکھ لیں، یہ بالکل زیرو ہے۔ یہ صرف اپنے لیڈران کو ایک ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ان کی انرجیز، آپ ان کا سارا کچھ جو ہے فوٹیجز ہے، اب تو موبائل صحیح بات ہے۔ وہ فوٹیج بنا کے تو وہ دکھاتے ہوں گے اپنے سربراہان کو کہ دیکھیے سر میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، اور آگے پھر ان کو ترقیاں ملتی ہیں، ان کو وزارتیں ملتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کچھ اور دیگر ایشوز پہ چلیں، اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا جو اس پر بات ہوئی ہے آپ اس پر جی جی بات کیجیے، ناظرین آپ کشمیر کی کی بھی جیسے زمین آپ ہے۔ نے جی پلیز۔ جی کشمیر کی جیسے بات ہو رہی ہے تو اس میں جو انہوں نے بہت کلیور جس کو آپ کہیں گے گیم کھیلا ہے، اس میں انہوں نے جو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور وہ کر گئے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ 10 سال 15 سال سے جو مزدور ہندوستان سے آیا ہوا تھا، جو فوجی مستقل وہاں پر تعینات تھے، جس کو بھی 10 سال یا 15 سال ہو گئے ہیں، اس کو کشمیر کی نیشنلٹی دے دی ہے وہاں، یعنی کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کو رائٹ ہے وہاں پر ووٹ ڈالنے کا۔ تو اس طرح سے لاکھوں لوگوں کو لا کے وہاں پر جو ایک حلقہ ہے جس میں مختلف حلقے ہوتے ہیں جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے، ان تمام کی پوری جو ایک سائنس ہے وہ تبدیل کر دی ہے، پوری کیمسٹری چینج کر دی۔ اب وہاں پر جو اکثریت تھی جو ڈیمانڈ کرتی تھی وہ اقلیت بن چکی ہے، اور جہاں جن کا کوئی وہاں پر فٹ پرنٹ نہیں تھا، جو نہ وہاں کی زبان جانتے ہیں، نہ وہاں کا کلچر جانتے ہیں، نہ وہاں پر کبھی وہ ان کے آبا و اجداد رہے ہیں، ان کو لا کر وہاں پر مسلط کر دیا گیا اور زمینوں پہ قبضے کرائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز، اب کشمیری اس لیول تک گئی کیوں ہے، اور وہ وہاں پر جو ان کو جو ملنا تھا وہ تو جیسے میں نے عرض کی نا کہ اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سے 370 سے پہلے جو سچویشن تھی اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی پہ واپس کر دیں۔ تو یہ سب ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری یہاں سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان رہے۔ یہاں پر قوم کو سوال کرنا چاہیے، جہاں ہزاروں لوگ آپ جہاں پر حریت پسندی کی بات کرتے تھے، لوگوں کو جا کر وہاں پر بھیج کے ان کو شہادت کے تمغے دیا کرتے تھے، کم از کم وہ فیملیاں جن کے گھر کے لوگ انہوں نے لے جا کر وہاں پر مروائے ہیں، وہ تو سوال قائم کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جتنے عرصے کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کیا ہے اس کی ذرا پروگریس تو دیں، اس کا ذرا بتائیں کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں کتنی قراردادیں منظور ہوئی، کتنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی، او آئی سی نے پریکٹیکلی کیا کیا ہمارے کہنے پر، اقوام متحدہ میں ہمارے کہنے پہ کیا موو ہوئی۔ یہ کم از کم اگر میں اور آپ اس پر حق نہیں رکھتے تو کم از کم وہ تو ضرور حق رکھتے ہیں نا کہ وہ فضل الرحمان صاحب سے سوال کریں، جن کے گھروں کے لوگ انہوں نے لے جا کے کشمیر کے اندر ختم کرا دیے، جن کے جنازے تک پاکستان نہیں آئے۔ تو یہ یہاں سے جو کھیل کھیلا گیا وہ اس کو فریز کیا گیا ہے، وہاں ایک ایسے آدمی کو جس کی اہلیت کچھ اور ہے، جس کا معاملات کچھ اور ہے، اس کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں، وہاں وہ کشمیر کمیٹی کا ہیڈ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں، کشمیر کا اپنا آزاد کشمیر کا سفیر کھڑے ہو کے بات کریں نا، آزاد کشمیر کا سفیر کہاں ہے؟ کون جا کر وہاں بات کرتا ہے؟ وہاں پر پاکستان کا سفیر بات کرے گا تو پھر وہاں سے نئی دہلی سے ان کا بھی سفیر آ کر آپ سے بات کرے گا۔ تو اس میں دونوں طرف سے کشمیری رون دیے گئے ہیں۔ اصل حقائق اس کے یہ ہیں جس میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حقائق اس کے بڑے خوفناک ہیں۔ جس بالکل طرح یہ افغانستان کی بات ہوئی نا، جی جی پلیز۔ جس طرح افغانستان کی بات ہوئی نا کہ امریکہ نے 20 سال کیا کیا ہے، 20 سال اس نے یہی کیا ہے، انفراسٹرکچر تباہ کر کے، وہاں پر بے روزگاری عام کر کے، افغانوں کو بد اعتماد کر کے، اور وہاں پہلے صرف طالبان تھی، اب داعش بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، سب کو وہاں جمع کر کے ان کے ٹریننگ کیمپ کھلوا کے خود جا رہے ہیں، خدا حافظ چھوڑ دیا اور سب کے گلے سے پٹے اتار دیے، ایک دوسرے کو کھاؤ۔ تو وہ یہ کام کر کے جا رہے ہیں کہ ایک عام بالکل عوام جو ہے وہ چارے کے طور پر استعمال ہوگی۔ عام عوام کا خون اس وقت وہاں پر پانی سے زیادہ سستا ہے۔ جو بالکل وحشی علاقے بند کیے ان کے پٹے کھولے گئے ہیں، القاعدہ کے، طالبان کے، داعش کے، کہ یہ عوام ہے، یہ چارہ ہے، کھا جاؤ اس کو۔ تو یہ کام ہوا ہے، بہت بالکل خطرناک ہے صحیح، یہ۔ بالکل صحیح۔ اور یقیناً کشمیر کا جو معاملہ ہے، اور جو کشمیر کمیٹیوں کی آپ نے بات کی، نوابزادہ نصر اللہ خان سے لے کے ہم نے دیکھا ان دنوں گنڈا پور صاحب یا شہریار آفریدی صاحب جو ہیں، اب دیکھ رہے ہیں ان کی کتنی یہ ریلیٹڈ بندے ہیں کشمیر کمیٹی سے متعلق۔ تو یہ ایک ایسا ایک خانہ، ایک ایسی وزارت یا ایک ایسا ایک آفس ہے بدنصیبی کے ساتھ کہ یہ خانہ پوری کے لیے یا بس ایک توفتاً شاید دے دیا جاتا ہے کہ چلے چلے آپ
इस मामले में ऐश करें, प्रोटोकॉल एंजॉय करें, आजाद कश्मीर में माशाल्लाह घूमे फिरें। जी हाँ। तो ये चीजें हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे आमरीत थी, चाहे ये नाम नहाद जमहूरियत है, हमने ये कश्मीर के नाम पे। और अब देखने की बात है कि इसमें सबसे ज्यादा मामला अगर नॉन सीरियस इंडिया पाकिस्तान है, ये मामला कश्मीरियों को खुद सीरियसली ये देखना चाहिए। और कुछ ऐसे पॉइंट्स में कि कम से कम जो फायरिंग होती है या जो जानों का नुकसान होता है वो कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में कोई कमेटी या इस बारे में कोई अमन के हवाले से बात हो, और उसके बाद देखा जाए कि इसके हल के लिए क्या क्या तजावीज मौजूद है। और एक चीज जो इमरान खान साहब ने एक तकरीर में पिछले महीनों कुछ आजाद कश्मीर में जाके की थी, तो इसमें मुझे थोड़ी जो लचक थी, क्योंकि एक तो हम सियासी जो पाकिस्तान का जो नजरिया था वही था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर शहरग है, लेकिन मुशर्रफ फार्मूला के तहत ये एक चीज एक सामने आई थी कि एक और तजवीज भी होगी कि अगर कश्मीरी जो है अगर खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाहते हैं या उनका कोई और ऑप्शन है, तो वो खाना भी या वो भी उनके लिए एक ऑप्शन मौजूद ओपन होना कर दें। चाहिए। तो ये इमरान खान ने भी एक तकरीर में कहा था। तो इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से मैं चलें, ये कश्मीर कमेटियां बंदर बांट जो होती रही सियासी तौर पे, इसमें तो नाकामी या इस पे हम जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने हल के लिए जो एक लचक का मुजाहरा किया है, ये भी हमें इसका क्रेडिट जो जरूर पाकिस्तानी हुकूमत को देना चाहिए कि हल जी के हाँ, लिए असल ये में अपना हर कुछ जो है वो अपना जो एक कई दहाइयों से जो स्टार्स है उसमें भी अपनी लचक का इजहार वो कर चुके हैं, बाकायदा रिकॉर्ड पे। जी देखिए, इसमें इसमें बहुत सारे मसाइल जो है ना वो एक जगह पर आकर उलझ से गए हैं। अब इसमें कश्मीर के ऊपर 3 फरीक खड़े हुए हैं। अभी तो चाइना की तो बात ही नहीं हुई है। चाइना के पास भी तो हिस्सा है, चाइना से कौन लेगा? चाइना ने भी उसके ऊपर क्लेम किया हुआ है। हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, चाइना के ज़ेरे इंतज़ाम है, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। अब अगर इसको छोड़ने की बात आती है, तो पहल कौन करेगा? अब सवाल ये है, देखें, जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर था 370 से पहले, कि हम उसको 5वां सूबा भी कह रहे हैं और उस पर उसको बाकायदा अनाउंस भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मगर हम उसको 5वां सूबा भी कह रहे हैं। हम वहां पर अपना यहाँ से अपना वफाक से उसको डील भी कर रहे हैं। यही सेम काम उठा के अब दिल्ली ने किया। तो अब ये और उलझ गया मामला। अब यहाँ पर एक दो लोग नहीं है, यहाँ 4 फरीक हो गए। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी, यह 4 फरीक हैं। अब इसको ये इतना आसान नहीं रहा कि अब इसमें जो है वो चाइना से भी कहा जाए वो भी छोड़ दें, हिंदुस्तान से कहा जाए वो भी छोड़ दें, पाकिस्तान से कहा जाए वो आजाद कश्मीर से गिलगित तक छोड़ दे, तो पानी का क्या होगा? सब जगह अपने अपने वो मसाइल मम्मा हैं। वहीं पे। तो सही सही। हाँ, तो अब वो, हाँ, अब ये मामला उलझ गया है। अब ये जी हाँ, जितना खून खराबा कम हो बेहतर है। बिल्कुल सही। और लीजिए नाज़रीन, कॉल्स का आगाज करते हैं। जो इश्यूज हमने इस पर बात की, आप भी इस पे अपनी राय दे सकते हैं, और कुछ और इश्यूज हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं नवाज जनाब। भट्ट पैरल से मुखातब हूँ। जी बिस्मिल्लाह भट्ट साहब, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो आगा भाई तशरीफ फरमा है, उनकी खिदमत में बहुत बड़ा सलाम। जी पहुंच गया आपका सलाम जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आपने बात की है, शुरू हुई है डिस्कस में। जी तो मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का टूटा है। ठीक, बिल्कुल सही। बकौल अदत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान की शाहरग है। बिल्कुल सही। 70 साल से पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को भारतीय साम्राज्य की गुलामी से निजात मिले। ठीक। भारत के साथ 2 जंगें भी हो चुकी हैं। जी। भारत ने आज तक मकबूजा जम्मू कश्मीर पर नजायज कब्जा जमा रखा है, और अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है एंड पार्टी जो है, उसने दुनिया को धोखा देने के लिए खुद साख्ता कश्मीरी लीडरों से मुज़ाकरात किए हैं। बिल्कुल सही। असली कश्मीरी लीडरों मोहम्मद यासीन गिलानी और मीरवाज उमर फारूक वगैरह को नजरअंदाज यासीन किया है, मलिक। जी हाँ। ताकि उनको यासीन मलिक साहब। मफाद मिला। ये तो गद्दार है शुरू से ही, पहले दिन से ही। महबूबा मुफ्ती और मरूफ अब्दुल्ला पार्टी और पूरी फैमिली। जी। असल में जो जो हकीकत में रोज़े रोशनी की तरह आया जो लीडर है, वो मोहम्मद यासीन गिलानी और मीरवाज उमर फारूक है। ठीक है, जो ठीक है। कश्मीरियों का हर वक्त बात करते हैं उनके वफाद की, आजाद होने की, किसी तरह कश्मीर आजाद हो, हर सूरत में आजाद किया जाए। अल्लाह की शान
इन दोनों लीडरों ने भी साफ कह दिया है, मीटिंग तो हुई है मीरवाइज उमर फारूक और मुफ्ती मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा थे। जी जी तो इसने भी फारूक भाई साफ कह दिया है कि मुज़ाकरात या बातचीत या टेबल टॉक में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, सही क्योंकि सही वो जानते हैं इसके बगैर मसला हल नहीं होगा ता क़यामत। ठीक इस पर बिल्कुल नरेंद्र सही मोदी पार्टी की इस मकाराना साजिश को नाकाम बना दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा नारा है, सिर्फ एक ही, बस और कुछ नहीं, कि आजादी आजादी हर कीमत पर आजादी, चाहे एटम बम हो, चाहे मुज़ाकरात हो, चाहे टेबल टॉक हो। बिल्कुल कश्मीरी सही हुर्रियत पसंद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी बिल्कुल सही भट्ट साहब बिल्कुल सही आपकी यह एक स्टांस है इस किस्म का बहुत से लोगों का उसकी भी हमें कदर है एहतराम है जो लोग पाकिस्तानी परचम में इंडियन कश्मीर में जो दफन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है लेकिन जब भी कोई मसले के हल के लिए जाना पड़ता है तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस का जैसे आपने भी बताया बहुत से फरीक भी हैं तो उसका देखना पड़ता है लेकिन यकीनन सबसे अव्वलीन तरजीह जो है वो कश्मीरियों की होगी तो नाज़रीन आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं थोड़ा मौसी भाई ये जो कौमी असम्बली और जो हमारे यहाँ सिंध असम्बली में हुआ और जो हमारी सियासी जमातों का स्ट्रक्चर है जो हमने देखते हैं कि मंशूर उठा के देख लें बार बार इस पे बात कर चुके लेकिन इन्होंने सही मानों में एक जमहूरियत की जो एक हुसन होता है या जमहूरियत जिसको हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं वो बदतरीन दाग बना दिया है कि वहां पर देख लें वो ये जमहूरियत है तो फिर इससे लोग वो तौबा करते हैं और वो हक बजानिब होते हैं कि हमेशा कोई से फौजी उठ के कहता है तो वो मिठाइयां इसी वजह से बांटते हैं कि ये इन लोगों की चांदी शुक्र है खत्म हुई है इनके वजीर मशीर लल्ले तलल्ले खत्म हुए इनके जी किसके दौर में नहीं हुआ? किसके दौर में नहीं हुआ? क्या जी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं हुआ? क्या इससे पहले जजों की तौहीन नहीं हुई? तो ये तो तारीख होता रहा है और ये पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है। इस दफा जरा ज्यादा हाइप इसलिए मिल रही है कि सोशल मीडिया एक एक चीज की खबर रख रहा है और वो छोटे छोटे क्लिप आकर पूरी दुनिया को जब तक मेन न्यूज बुलेटिन के अंदर जाए सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आया हो जाती है, उस पर तबसरे, उस पर हर चीज सब कुछ सामने रहता है। तो ये तमाम चीजें से वक्त तब्दील हुआ है मगर ये जो जमहूरियत का हुस्न है ये पहले से मुझे बता दें जमहूरियत में किस दौर के अंदर लोग खुशहाल रहे हैं। कोई एक दौर मुझे आप बता दें जहां पर लोग बहुत खुश रहे हो। हमेशा जो है वो महंगाई नहीं है, वो हमेशा महंगाई सही हुई है, मानों में हमेशा जो है मुझे भाई सही मानों में जमहूरियत थी नहीं ना जिसको हम कह सकते हैं कि जमहूरियत आई का अगर हम कहें क्योंकि जमहूरियत आई भी कोई भी इलेक्शन है हमारे यहाँ हुए हैं 11 के उससे पहले 8 के 2 के जी कोई भी हाँ जमात भी अगर इक़्तिदार में भी आई है तो उसके ऊपर भी कोई गैबी तलवार लटकती रही है तो एक तो ये जी हाँ और आपने देखा है या जो भी हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो खुद जीएचक्यू की पैदावार हैं तो जमहूरियत का तो सही हमें बुनियादी तौर पे जो एक पता ही नहीं अंसर है है वो मिला ही नहीं है हमें नहीं पता चला जी हमें हमें जमहूरियत का बिल्कुल इस तरह से इल्म ही नहीं है जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं जमहूरियत नहीं है जी हमें यानी सो कॉल्ड जमहूरियत की अब आप बात करेंगे तो उसको जमहूरियत ही कह के आप बात करेंगे मगर जी जो असल हकीकत है जो असल जमहूरियत है उसका हमें बिल्कुल उस तरह से इल्म नहीं जिस तरह से अरब ममालिक को इलेक्शन का इल्म है। अब वो इलेक्शन पे जब तबसरा करें बैठ बिल्कुल के आप उनसे कहें कि हाँ आप जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें और जी आम की पेटी में फर्क जानते हैं? बिल्कुल आम सच्ची की बिल्कुल पेटी सही में था और है और बैलेट बॉक्स में फर्क जानते हैं आप? आपके तो वालिद ने उनके वालिद ने उनके वालिद ने उनके वालिद ने इलेक्शन नहीं देखे। आप क्या जाने, आप क्या बिल्कुल वोट सही पे बात कर रहे हैं? आप जी तो हाँ देखें और सीखें इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऐसी बात है कि जमहूरियत पे कोई बात करे तो जमहूरियत देखी नहीं है, देखी बिल्कुल नहीं सही जमहूरियत। बिल्कुल जमहूर की सही कहाँ हुकूमत आई है आज तक? जी हाँ, ये अफ़सोस की बात है और इसके लिए अगर कोई इक़दामात करने पिछले दिनों वो ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर बड़ी एक उनका मैसेज था और ये तारीख जैसे हमने बयान की है वो एक इंदिया ज़रूर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त तो आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़ा अपने आप को एक चैंपियन करार दे रहे हैं लेकिन आपका हाल भी अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो आपकी टाँगें भी खींच ली जाएँगी और हमने देखा है कि बहुत से मामलात में अब नवाज़ शरीफ साहब जैसे बाहर आ गए हैं जिनके प्लेटलेट्स की गिनती हो रही थी वो उनको इमरान खान ने नहीं भेजा उनको उसी जमहूरियत जिस तरह से वो बनाने वाले थे ना उसी आर्किटेक्चर का वो कारनामा है
جو नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, जरदारी साहब जो इस वक्त बाहर हैं, तो ये मुज़ाकरात ये वही लोग हैं कि जो पाकिस्तान को आगे ना सही मानों में एहतसाब हो सकता है। अब अरबों रुपए हमारे वो पाकिस्तान के कई जाते हैं जी, फलां जगह पे हैं, फलां जगह पे हैं, कभी एनआरओ दे दिया गया, कभी आम माफी दे दी गई, बस अब क्या कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो मुझे साद रफीक की जो बात है वो सही लगती है कि इमरान खान साहब जरूर इस वक्त थोड़ा सा वो इन है, लेकिन ये मामला जो है वो हो सकता है वो कल कला जब उनको निकाला जाए या हटाया जाए या वो नापसंदीदा एक मौके पे करार दे दिए जाएं, तो फिर देखिएगा उनकी तकारीर, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सलामती दे, फिर उनको कंटेनर या कोई ऐसी तकरीर मिलेगी तो फिर वो सुनने वाली होगी, वो फिर अपनी आप बीतियां जो हैं वो बयान करेंगे। तो ये चीजें हैं जो हकीकत पे बयान की ख्वाजा साद रफीक जी। असल में ये जो बात करते हैं इसके पीछे जो और रूट्स है ना वो बयान करने की ना हिम्मत करते हैं और ना कहना चाहते हैं। आपने जैसे कहा ना कि ये एक जगह से बनाई जाती है, ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि वो उन्हीं रूट्स को वो चाह रहे होते कि अब वो हमें अपना लें। अब ये जो रेस लगी हुई है ना, हाँ, ये शहबाज शरीफ बने वो कह रहे हैं कि चले अब इमरान खान से अगर आपका दिल भर गया तो अब मुझे आजमाएं, तो हम आगे तो असल में ये सारे हैं, ये सारे रखे हुए हैं सामने फेस पे जलील होने के लिए। एक रखा जाता है कि तुम्हारे ऊपर कंधा, जिसे हम कहते हैं ना कंधा इस्तेमाल करना, गोली चला कोई रहा है और किसी के कंधे पर राइफल रख के चलाई जाती है कि भाई इनका कंधा इस्तेमाल हुआ। तो पाकिस्तान में ना ये सियासी पार्टी का कंधा इस्तेमाल होता रहा है और लोग इसमें गंदे होते रहे। ये अगर एक 30% खाता है तो 70% तो दूसरा खाता है, उससे तो कोई पूछता नहीं। तो ये कभी सही नहीं हो सकता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सही करना कोई चाहता ही नहीं। अगर सही करना चाहता हो ना फारूक भाई, पहली ईंट सही रखी जाए तो एक दिन दीवार खड़ी हो ही जाएगी। पहली ईंट रखने ही नहीं देते वो, उसकी बिल्डिंग की नींव डालने ही नहीं देते। मुसीब भाई ये जो भी लैब हैं उनको फायदे फिर अगर खत्म हो जाएंगे, उनके भांजे भतीजे आगे उनको पता होगा कि ये उनको अब वजीर आजम नहीं बन पाएंगे, आगे उनको वजारतें नहीं मिलेंगी, तो वो ऐसी ईंट रखेंगी क्यों जो उनकी सर पे नहीं। और खाली वो नहीं, ये जिनके सर्विसेज दे रहे होते हैं उनको भी कमीशन कमा के कहां से देंगे जब एक सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, सारा डिजिटल हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो मामला ये नहीं रहेंगे कि बदमाशी का अवसर और दादागिरी का अवसर और पर्ची सिस्टम और कमीशन। और ये जब एक सिस्टम थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाएगा कि जी कुछ है एफआईआर कटनी है, कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला देना है, अल्लाह अल्लाह खैर समझा जेल हो जानी है, उसमें नहीं देखना कि एमएलए ने चोरी की थी या एमपीए ने की थी या आम आदमी ने की थी। तो खाएंगे कहां से? कहां से खाएंगे? कहां से रिश्वत का मुतालबा होगा? ये 4 लाख की एफआईआर कट रही है, अब आप कोर्ट जाएंगे, फिर आप वहां खिलाएंगे, फिर जेल जाएंगे तो वहां खिलाएंगे। तो ये सब अगर थ्रू प्रॉपर चैनल हो गया तो ये सब खाते बंद है, तो ना आप खाएंगे ना आप कमीशन देंगे आगे, तो सही होने कौन देगा इसको? यही मामला। और ये देख रहे हैं कि ये इस बातों का जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है। इस पूरे सारे निजाम की ये जो सारी जो बंदर बांट है, ये स्वायत्त चंद 100 लोगों का तो फायदा है उसमें, लेकिन पाकिस्तान की जो भूखी आवाम है जिनको मुस्तकबिल का नहीं पता, हमारे नौजवान देखें डिग्रियां लेके, आप अगर अंदाजा कर लें, हमारा तो वो पंजाब भरा पड़ा है कि जो जान जोखिम में डाल के वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, यूनान और इस किस्म पे। और बहुत से लोगों ने बताया रास्ते में जो लाशें पड़ी होती हैं, जो सलूक, तो क्या वजह क्या है, ये अपने आप को अजाब में डालने की क्या जरूरत क्यों हमारे नौजवान वो अफोर्ड करते हैं कि वहां पर उनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। वहां पे हमजा शहबाज का मुस्तकबिल है, वहां पे बिलावल साहब का मुस्तकबिल है, वहां पे फवाद चौधरी साहब उनके आल औलाद का मुस्तकबिल होगा, चौधरी बरादरान के मुस्तकबिल होगा, या और कुछ और ऐसे खानदान का मुस्तकबिल है। लेकिन आम पाकिस्तानी पढ़ा लिखा जो डिग्री याफ्ता है वो बेचारा शायद वो चनों की रेडी लगाई हुई बैठा है, वो टैक्सियां चला रहे हैं, वो साइकिलों की मरम्मत कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी और जब तक ये खुद नहीं उठेंगे। पहले तो पहले तो चाहते शऊर ना आए, पहले की पूरी कोशिश ये होती है शऊर ना आए, किसी को जियालब बना दिया, किसी को कोई और नाम दे दिया, किसी को कोई और नाम दे दिया, कोई साथी बन गया, फिर तो इसमें इनको लगा के रखते हैं। जिसको शऊर आ जाता है उसके पास 2 चॉइस है, या वो वहां लिखे बोले और मारा जाए या पाकिस्तान से चला जाए, तीसरी कोई चॉइस नहीं। तो होता यही है जो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद देख रहे हैं,
उसकी वजह जी हाँ, यही है कि जो शऊर आता गया जाते गए चले जाते हैं जी लोग, हाँ, जी हाँ, जिसमें चले थोड़े जाते हैं। से, हाँ, वो थोड़े से उनको वसाइल मिले या जो भी तरीका मिला, उन्होंने वहां से निकलना जो है चले वो गए। फायदा किया उस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। फारूक भाई आपको और अली भाई और वीर को प्यार और दातारस में इजाजत दें तो एक दो बातें करना चाहता जी हूँ। जी, सलाम जरूर सलाम जरूर। सलाम। फारूक भाई आपने बहुत तफसील के साथ बात की है दोनों भाइयों ने। जी जी असल में बात यह है कि कश्मीर के हवाले से भी बात हुई है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा भी कश्मीर से तल्लुक है। हम सब जी मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। असल में बात यह है कि कश्मीर कौस को और कश्मीरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तानी सियासतदान हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो भी बात करूंगा ईमानदारी के साथ और लॉजिक के साथ बात करूंगा। राजीव गांधी इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे तो कश्मीर और उससे कश्मीर बोर्ड हटा दिए थे। उतार दी गई थी ठीक है। ताकि वो पढ़कर नाराज ना हो जाएं। हम्म बिलावल साहब के मोहतरम वालिद साहब ने कहा इंडियंस आर बेस्ट टू डू बिजनेस विद। जो इंडिया के लोग हैं वो बगैर वीजे के शादियों में दावत जी नमे हाँ, पर आ जी जाते हाँ, हैं। जी हाँ, ये सब बातें आपके सामने हैं। कश्मीरी खुद माजरत के साथ कुछ सारे नहीं कुछ जी कुछ बेवकूफ। प्लीज मुझे एक मिसाल देने दीजिएगा, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी मैं कोई गलत मिसाल नहीं दूंगा। जी शेर बीमार हुआ तो उसको उसको बताया गया कि आप मोटा दिमाग खाएं तो ठीक हो जाएं। जी जी उसने वो चल फिर नहीं सकता था, उसने गिद्दड़ को पकड़ लिया। जी तो गिद्दड़ ने कहा कि मैं आपको कोई अपने दिमाग से ज्यादा मोटा दिमाग लेकर आता हूँ। वो गधे को पकड़ कर ले आया। ठीक है। शेर ने पंजा मारा, गधे को पकड़ा। शेर से ना पकड़ सका, कान से पकड़ा, वो जान जी छुड़ा कर चला गया। शेर दोबारा गिद्दड़ दोबारा गधे के पास गया। उसने गधे को कहा कि वो बादशाह शेर बादशाही तकसीम करना चाहता है, आप समझ नहीं सके। आधी आपकी आधी मेरी, आओ सही है, वापस चलें। सही है। जल्दी मैं कहता हूँ। गधा वापस शेर के पास चला गया। उसने पंजा मारकर शेर के दिमाग को पकड़ा, खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। गिद्दड़ को कहने लगा कि भाई इसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि अगर इसके दिमाग में कुछ होता तो आपको दोबारा वोट देता, आपके पास दोबारा आता। सही बात। असल में बात यह है कि कश्मीरियों को सबने बेवकूफ बनाया है। अप रेजिंग हुई, मंगला डैम बना, जी हाँ, इनके लीडर जायल है, कश्मीरियों के लीडर जायल है, जिन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ न किया। एक हॉस्पिटल ना बनवा सके, एक पानी का प्लांट, साफ पानी का प्लांट ना लगवा सके। गैस बिजली डैम से निकलती है, सिंध में इस्तेमाल होती है। अपनी वजारत के लिए ये जी हाँ, झंडा वाली गाड़ी चाहिए उन्हें। पाकिस्तान के लीडरों को पैसा देते हैं। ये पैसा इधर से लेकर उधर जाकर खर्च होता है। कहाँ की बातें करते हैं ये बिलावल और कल परसों मरियम चली जाएंगी। जी हाँ, इन दोनों जमातों ने कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया। आप कश्मीरी बेवकूफ नहीं बनेंगे। उन लोगों को वोट दो जिनकी सोच हो, जो कश्मीरियों के लिए सोचें, जो आजादी का सोचें। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आखिरी बात मैं क्या करता हूँ, मैं पाक आर्मी को सलूट करता हूँ जिसके जवानों ने, मैं उन माओ बहनों को सलूट करता हूँ जिनके जवान बेटों ने दिन रात एक करके बॉर्डर पर इस कश्मीर के खिते को और पाकिस्तान की रखवाली करते हैं और चाहते देते हैं। ये सीजनल लीडर है। दौलत इनकी दुबई और लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और मैं दोबारा कहता हूँ ये क्यों बनाते हैं। अब वक्त आ चुका है, कश्मीरियों को जागना चाहिए। इनको वोट न दें, उन लोगों को वोट दें जो आपके सही तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। सही है। गडियाल और नीसर में आदमी बीमार होता है। आखिरी बात, गडियाल और नीसर में आदमी बीमार होता है, उसको सीट का पिंडी ले जाया जाता है। और जी। हमारे जो मीरपुर में करते लोग होते हैं, भाई दुख की बात है, वो कहते हैं कि हमारा भी 20,000 रुपया इससे ले लें। हमें ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी क्यादत की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी। यकीनन ये सारे मसाइल वहाँ पे मौजूद हैं। और अब देखें आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, कश्मीरी कम से कम वहाँ पर इस अंदाज से जो मसाइल अफलास के हैं या भूख के हैं, वो आज़ाद कश्मीर में बहुत कम है। क्योंकि 80-90% उनके कश्मीरी जो भी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में हैं, उनके लिंक्स यहाँ यूके में उनके रिश्तेदार हैं, या आपने देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां हैं बना के, वहाँ पे कोठियां, वहाँ पे मुर्गियां घूम रही हैं। तो वहाँ पे, यहाँ पर जो लोग यहाँ पे कभी कभार जाते हैं छुट्टियां मनाने या उनके अजीजो कारब के उन्होंने हवाले किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे
पिछले बार जब बैरिस्टर सुल्तान साहब हारे थे तो उन्होंने एक इल्जाम लगाया था, जी हमारे वोटर बिक गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है वो, अगर तो खुदा न खास्ता वो बात सच्ची थी, ये किसी पैसे वगैरह के लालच में नहीं आएंगे, और जिन मसाइल का जो इजहार किया है शाह साहब ने कि वहां पे जो जो मसाइल है, सेहत के मसाइल है, तालीम के, इवन एयरपोर्ट वगैरह भी वहां पे चाहिए, तो सही मानों में जो पार्टी आपको नजर आएगी या जो एक मुखलिस आपको कैंडिडेट नजर आएगा, उसी को आप वोट देंगे। ये सियासी ताजरों के हत्थे दोबारा वो, कम अज कम हमें एक उम्मीद है कि वो नहीं चढ़ेंगे, कि हम क्योंकि सिंध के हारी को कह सकते हैं कि वो मजारा है किसी वडेरे का, चौधरी, या हमारे पंजाब में बरादरी सिस्टम भी है, खैर वहां भी है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो उन्हीं के मदद में मिन्नत हो। तो ये कुछ स्टोरीज हैं, अगर आप इस पे बात करना चाहें, फिर आगे कुछ स्टोरीज अच्छा, और भी हैं, उजैर बलोच की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे देखिए, इस पे हो सकता है जो मैं बात अब करने जा रहा हूँ, बाज लोग इससे मुत्तफिक होंगे और बाज लोग इससे इख्तिलाफ रखेंगे, और हर हर इंसान को इख्तिलाफ रखने का हक है। हम भी कहते हैं कि आप इख्तिलाफ रखें, बात भी करें, मगर तहजीब के दायरे में करें, और इख्तिलाफ ये यकीनन जो है वो हर इंसान की अलग सोच है, अलग तजर्बा है, उसकी सोच है, इख्तिलाफ रखें। बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है फारूक भाई, कि आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हमारे दोस्त आते हैं या बात करते हैं कौंसलिंग की और मुख्तलिफ जगहों की, मैं उनसे ऑफ एयर भी बात कर रहा होता हूँ या लाइव भी बात कर रहा होता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ उनसे कि यहाँ पर जो है उन खुफिया हाथों को ढूंढना चाहिए जो आजाद कश्मीर के लोगों को और पाकिस्तान आर्मी के बीच में दरारें डालना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। कश्मीरी वहां पर मजालिम का शिकार है, हिंदुस्तान के अंदर फौज दिल्ली से आकर वहां पर जुल्म कर रही है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान वाले कि यही सूरत हाल यहां पैदा हो जाए, ताकि हम पर उंगली ना उठे, हम पे उंगली ना उठे। जब कोई हमसे कहे तो हम कहें आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो कोटली में जुल्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करें। मुझे नहीं पता कि उसमें जो लोग खड़े होते हैं, मैं नहीं कह सकता कि वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं या नहीं है, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक नारे के पीछे बहुत सारे मासूम लोग चले जाते हैं। तो काइंडली अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये सुकून रहे और जो असल दुश्मन है, जो असल जालिम है, उसकी तरफ अंगुश नुमाई होती रहे, तो आजाद कश्मीर में से लेके गिलगित तक अमन रखें, पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ ना करें, ताकि पूरी दुनिया रियलाइज कर सके, अक़वाम मुत्तहिदा रियलाइज कर सके कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां पर इंसाफ है, जुल्म वहां हो रहा है, तो आजादी की बात वहां से करानी शुरू करनी चाहिए। जब एक खित्ता आजाद होगा तो सारा आजाद होगा, मगर जब एक जैसी सूरत हाल सब तरफ हो जाएगी तो फिर आप किसी से आजादी की बात नहीं कर सकते। आप उससे करेंगे, वो कहेगा अपने क्या देखो, इनसे कहेंगे उनके यहाँ देखो। इसमें नुकसान कश्मीरियों का। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो मेरे बड़े अजीज हैं, वो नाराज होंगे इस बात से, मगर इस पर जरा ठंडे दिल से गौर करें। आप यहाँ पर बहुत आराम से हैं, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उससे हजार गुना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर रोज कशीदा हालात करके पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपकी तकरीरियां भी हैं, आपके लोग भी हैं, मजीद इससे खलीज बढ़ेगी, इससे डिविजन होगी, और इससे कोई हिंदुस्तान को मजीद फायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर नुकसान उठाएगा, चाहे इधर का हो या उधर का हो। तीन चीजों को जरा सा थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। अगर कोई एतराज करता है तो बिस्मिल्लाह, वो उसकी अपनी मर्जी है। बेशक बेशक। नाज़रीन, एक और खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे, उज़ैर बलोच जो एक बहुत बड़ा नाम देखा पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से, उनके ऊपर बहुत से दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, उनके कुछ खबरें दोबारा चली हैं। उन्होंने एक और इकबाली बयान दिया, हालांकि इसी किस्म के वो बयान पहले भी दे चुके। जरदारी साहब हैं, शर्जील मेमन है, अवैस मुजफ्फर टप्पी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ मजीद इंकशाफात किए हैं। अब इसका क्या फायदा होगा, उन्होंने कुछ ईरानी खुफिया एजेंसी को भी अहम राज देने से मुतालिक उनके कुछ बयानात हैं। लेकिन फायदा तब हो कि जैसे हमने सोलत मिर्जा एक थे जो एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक था, जेल के अंदर वो सालगिरह मनाते थे अपने कायदे तहरीक की, और ये सारी चीजें उन्होंने बयान की, किन को मारा, किन की वजह से मारा, ये सारे वो बात बयान कर चुके। लेकिन उसका नतीजा हमने देखा नहीं। या पिछले दिनों एक आबिद बॉक्सर नामी एक साबका पुलिस जो अफसर थे लाहौर में, कि उनका कहना था जी वो शहबाज शरीफ के कहने पे पुलिस मुकाबले किया करते थे, लेकिन शहबाज शरीफ माशाल्लाह वो आप दोबारा दुख दर्द हमें बता रहे होते कि कौम का कितना उनको दर्द है। या उज़ैर बलोच जिनके बारे में जरदारी साहब एमएनए हैं, शर्जील मेमन जो है वो माशाल्लाह एमपीए है, और अवैस मुजफ्फर टप्पी भी किसी महफूज मकाम पे है। तो ये सारे जो इल्जामात या इंकशाफात हम देखते हैं, या तो कौम को इसका कोई फायदा होता है,
या एजेंसी जो है उसके ऊपर कोई बहुत ही सडन कोई एक ऐसा एक्शन लेती है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक हल्की सी जो पतंग जब उड़ाते थे ना, तो पतंग जब आपे से कोई बाहर होती थी, हवा ज्यादा उसको जिसे कहते हैं ना कि जरा थोड़ा सा खींचने की कोशिश करती थी, तो उस वक्त थोड़ा सा ढील जो है वो टाइट की जाती थी। तो एक उसे कहते थे कि थोड़ा सा टुनकी लगा पेचर के लगा। उसको थोड़ा कंट्रोल में किया जाता था। तो ये समझता हूँ कि दोबारा शायद कहीं से फड़फड़ाहट की आवाज आई होगी जरदारी साहब की, या बिलावल साहब जो है वो कोई आपे से बाहर हो रहे होंगे, तो ये उजैर बलोच का दोबारा एक हवा जो या जिन है वो बरामद हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो आप पकड़े। डॉक्टर आसम के भी इकबाली बयान आपके पास हैं, सोलत मिर्जा के, वो तो क्या उसके साथ बेचारे के साथ सौदा किया गया, उसके वो वीडियोस बना के बाद में फांसी भी दे दी गई, पक्का पक्का मुका दो उसको सारा ही। तो इससे कोई फायदा होगा उजैर बलोच के ये सारी चीजें, और या कोई तौक़ुआत है आपको, या स्वाय नहीं एक नहीं, बस? आपके जी, सामने मौजज़ात हो रहे हैं। शराब की बोतलें शहद में और नज बन गई। सिरके में तब्दील हो रही हैं। आप, हाँ, आपके आपके सामने ये सब। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जहां पर लाखों और करोड़ों बरामद हों और उसके बाद कोई उसके ऊपर ना हो, जहां पर मतलब जब केस खुलने पर आते हैं हजारों लाखों केस खुल गए, और उसके बाद जब गैब होने पर आते हैं तो नैब से कोई आवाज ही नहीं आती। तो ये हम्म, तमाम चीजें बता रही हैं कि हमने बाज प्लेयर्स को खत्म नहीं करना है। उन्होंने हम्म, उन्होंने इसी तरह से एग्जिस्ट करना है, उनको गंदे करता रहना है ताकि उनकी बाड़ी पीछे चली जाए। नए आदमी जी, को साफ सुथरा करके उसको दुल्हन बना के लाते हैं, उसके ऊपर उसका कंधा इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसको गंदा करना शुरू करते हैं। वो बुरी बहू हो जाती है, उसको पीछे हटा देते हैं। कुछ अरसे के जी, बाद वो मसीहा बन के फिर सामने उसको ले आते हैं। ये चल रहा जी, है 70 साल से। जी बिल्कुल कॉल ले। सही। एक कॉलर ड्रॉप हुई उनकी कॉल, दोबारा वो आ सकते हैं। तो इसका या तो अब वो अंजाम हम देख रहे हैं 30-40 सालों से, बल्कि हम देखते हैं कि इतने इतने बड़े बड़े इल्जामात जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हैं, और वो उन्होंने मुल्क को बेच दिया है, खजाना लूट लिया है। इवन वो जहर बलोच जो कह रहे हैं कि वो कुछ शुगर मिल जो मालकान है उनको थ्रेट करके उन्होंने बहुत ही कम कीमतों हिसाब पे कौन जरदारी लेगा? साहब को सारी चीजें दिलवाई। कौन और ये लेगा सारी हिसाब? चीजें हिसाब लेगा कौन? बल्कि उजैर बलोच तो चले ठीक है, एक होंगे वो उनको प्रेशर में डाल सकते हैं। जुल्फकार मिर्जा साहब जो कुरान सर पे रख के जो इंकशाफात कर चुके हैं, उसका क्या हुआ? तो ये सारी चीजें हमारे हाँ वही तो। सामने है, नहीं लेकिन नहीं, हिसाब हुआ कुछ हिसाब ले कौन? बात ये, नहीं। जी हाँ, हिसाब ले कौन? फाइलें तो पड़ी हैं, हिसाब ले जी कौन? हाँ, जी हाँ, जहां हिसाब लेने की बात आती है तो वहां पर मामला जो है वो सियासी कर दिया जाता है ना। वहां सही, पर सीधा सीधा मामला ही नहीं है। हिसाब लेगा बिल्कुल, कौन? इन पर हाथ डालेगा कौन? वो जी हाँ, जिसको मतलब जिसके पीछे कुव्वतें खड़ी हों, जो किसी की आशीर्वाद के ऊपर हो, जहां बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हो, उनका भी हाथ हो। आपके सामने रेवन डेविस है, मारा और चला गया। आपके सामने 10,000 केस हैं ऐसे पाकिस्तान में। तो इनके खाली अंदर ताल्लुकात थोड़ी, इनके बाहर भी ताल्लुकात है। इनके लिए तो बाहर से ही फोन आते हैं। मलिक अब्दुल्ला का इंटरनेशनल खुसूसी एस्टेब्लिशमेंट। तैयार आ जाता है। अगर जी हाँ, खुसूसी तैयार आ जाता है लेने के लिए, थोड़े जी से हाँ, हम अपने महल लेके जा रहे हैं इनको, तो बिल्कुल इतना सही, आसान थोड़ी है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, मैं दोबारा आपकी गुफ्तगू में शामिल खून हो ने रहा हूँ। जोश मारा, लगता है उजैर बलोच का नाम सुन के कुछ आप कहना चाहते नहीं 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 हैं। नहीं अच्छा, नहीं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा ता अच्छा, क़यामत, क्योंकि अल्लाह मुल्क ना करे में ताकि क़यामत ही अच्छे ये लोग, चलता रहे, आजकल में हल जी, हो जाए सर। ठीक कह अच्छे रहा हूँ, लोग वो ठीक कह रहे बुरे हैं। लोग जी हैं, और ये जी हाँ, सिलसिला नेकी बदी का ता क़यामत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, चलें ये अच्छा, तो रहे, हाँ ये ये तो है, सही है, नसीब एक बनी का बात तो जैसे मैं रहेगा। ये सही है। इसलिए हाथ पाऊँ कि मुल्की हालात का भी तो कश्मीर जम्मू मकबूजा जम्मू कश्मीर पर तो तबसरा हो गया, जी जी लेकिन मैं हालात हाल मुल्की हालात का मतलब थोड़ी सी बात आपने जी, कर दी जरूर तो आप जरूर। वतन अजीज में सियासी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सियासी और शुक्र मजहबी खुदा का। जमातों के लीडर एक दूसरे जमातों पर हमेशा की तरह मनफी तनकीद और इल्जाम के बोझ पर करते नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये कभी नसीब नहीं हुआ कि वो गरीबों की हालत, महंगाई का हल या अच्छी तरह दीगर समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करें। सही। बस हर वक्त इक़्तिदार की हवस का जुनून सर पर सवार है। हम्म, इन दोनों, इनको वतन से कोई हमदर्दी नहीं, ना कोई मफाद देखते हैं। क्या कहते हैं, मुल्क से मफाद हो, मफाद में रहकर बात की कभी नहीं। ये दो बड़ी पार्टी जो है ना, लीडरों ने मुल्क के खजाने को जी भर कर लूटा। अब क्या कर रहे हैं कि अपने जुर्म को
जुर्म अजली और जुर्म अबदी और हाजिर जुर्म को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। अपने चेले जो चेले है ना, बेटी का बेटा, उसका बेटा, फरान का बेटा, जरदारी का बेटा, नवाज शरीफ की बेटी बेटा वगैरह जो साथ लगे हुए हैं इस सिलसिले में अपने जुर्म को असली छुपाने के लिए। दो मैं मुझे भेज दो पैसा, स्विट्जरलैंड भेज दो, दुबई भेज दो, भाई को भेज दो, पैसा ले आए पाकिस्तान के लिए, फिर बात करना कोई बात। ठीक सर। ये है कि इस आरजी दुनिया में अदालती इंसाफ तो बच जाएंगे ये लोग, जी हाँ, यौम हशर कैसे बचेंगे? हाँ यही है, हमें तो यही उम्मीद है। अब इस जुडिशरी से तो उम्मीद कम हो गई। 100 बरस का पल की खबर नहीं। बिल्कुल अल्लाह से डरो। बिल्कुल सर, बहुत मेहरबानी भट्ट साहब। लेकिन काश ये चोरों डाकुओं को अल्लाह का खौफ हो तो और क्या चाहिए। ये तो मजीद लेक्चर दे रहे होते हैं अपनी सच्चाई का और पाकदामनी का। ये तो कस्में खा रहे होते हैं, कुरान उठा रहे होते हैं अपनी सारी सच्चाई का। तो उज़ैर जी हाँ। अच्छा, जुल्फी बुखारी के ऊपर भी एक इल्जाम, ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने इसराइल का दौरा किया। बिलावल साहब ने कहा कि इसकी बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए, तो वाकई होनी चाहिए, लेकिन जुल्फी बुखारी ने इसकी तरदीद की है। और एक और जो इल्जाम है, रिंग रोड मामला, जो रावलपिंडी रिंग रोड था, उसकी वाकई इसमें जो आप वो नक्शा देखें कि किस तरह से इसमें अरबों रुपए का जो एक करप्शन का जो एहतमाम किया जाना था उसको रोका है। तो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, उम्मीद है कि कम से कम ये हुकूमत जो है वो जो है जहांगीर तरीन साहब की तरह उनको भी कोई एनआरओ या झूठ नहीं दे देंगे। मैं एक और कॉल लेके फिर इस पर आपकी राय लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 11वीं मरतबा लकी हो गया, मिल गई। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तब से किया, कुछ लोगों ने 2-2 मरतबा कॉल कर लिया। हाँ, बस वो ज्यादा लकी थे आपसे। जी जी बताइए सर। ये उज़ैर बल्लूच साहब के पास कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस थी जो ये ईरान के लिए काम कर रहे थे? क्या उनको बताते ईरानियों को भत्ता कैसे लिया जाता है? बिल्कुल सही। गिदड़ सिंह जी उनके पास इतने बड़े इंटेलिजेंट आदमी है कि ईरान की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। ईरान को कोई और नहीं मिला, उज़ैर बल्लूच ही मिले बस पाकिस्तान में करने के लिए क्या क्या सोचे छोड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने सुना होगा कि प्रेस टीवी को सीज कर दिया। जी। कल बारिश हो रही थी तो मेरा सिग्नल खराब हो जाता है जी। मैंने कहा लो भाई मैं जरा वेब पे देखूं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है, अपना ही चैनल है, वो भी हिदायत टीवी जी। तो आई वाज रियली शॉक कि उनकी वेबसाइट को भी सीज कर दिया और वही मैसेज आ रहा है तो प्रेस टीवी के लिए आता है। ठीक है। मैंने एलेबेट टीवी पे देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी साइट चल रही है। मामला वेब पे सीज कर लिया, मगर ये मुझे सिचुएशन जो है बहुत खराब होती नजर आ रही है। ठीक। कि अब इन लोगों ने, हालांकि दूसरा चैनल जो है वो भी मजहबी चैनल है, सही। कोई ऐसी कोई बात नहीं करते, मगर क्योंकि शिया से एसोसिएटेड है जी, और हो सकता है उनका एक से भी आती है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या जवाब था अमेरिका का कि उसकी साइट को सीज करने का। बिल्कुल सही। ऐसे हरबे जनरल बात है भाई कि हमारे मुसलमानों को जी थोड़ी सी अकल होना चाहिए जो हुक्मरान है जी हाँ, कि ठीक है ट्रेड करो और करो, इज्जत से करो, मगर जब कुरान में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये यहूदी और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते जी, तो ये क्यों भाग के जाते हैं? ठीक। सिर्फ उसी लिए भाग के जाएंगे क्योंकि इनका ईमान खुद तक ठीक नहीं है इन लोगों का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हो तो बहुत है, मगर चलें, बातें सारी रुसवाई की हैं। वो कहते हैं ना कि सच तो है मगर बात है रुसवाई की। जी मुसी भाई। अच्छा देखिए ये एक बहुत बड़ी मकामत की कामयाबी है। एक वेबसाइट बंद करना ये बहुत छोटी झुंझलाहट, छोटी हरकत है, झुंझलाहट है ये, इसको मैं झुंझलाहट कहूंगा कि वो उर्दू में एक मिसाल है, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो ये मकामत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर आप किसी के झूठ तशबान कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो पलट कर उसका मीडिया बंद करेगा।
جو प्रेस टीवी की और मुख्तलिफ बहुत सारे जितने चैनल्स हैं, इनका अगर इन सब की फहरिस्त देखें तो इन सब का ताल्लुक मकतब तशय्यो से है। और मकतब तशय्यो को मैं इसमें मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको सच बोलने की पादाश में अगर आपके ऊपर कदगन लगी है तो कोई ये बात नहीं, सच और की बहुत दलील है। सारे कैरियर हैं, और बहुत सारे कैरियर हैं, वहां से आपका मटेरियल ऑन एयर भी है और चल भी रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब किसी एक अमेरिका के हाथ में नहीं है कि वो तमाम चीजों को जिसका चाहे गला घोंट दे, मगर इसके ऊपर मैं सोग मनाने के बजाय मिल्लत तशय्यो को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप कुछ कर रहे थे तो शैतान को, इस्तेमाल को तकलीफ हुई, आप कुछ बिल्कुल। ना कर रहे होते तो आप गले में हार पहना रहे होते ना, फिर तो सऊदियों की तरह हम्म, आप तलवारें लेके नाच रहे होते तो आपकी कोई चीज बनना होता। आप खुद खुदा के लिए कर रहे थे जो शैतान को की चीखें बुलंद हुई हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा बजाय इसके कि मैं इसके ऊपर ताजियत करूं, अफसोस करूं, क्रिटिसाइज करूं। ना क्रिटिसाइज करूंगा, ना ताजियत करूंगा, ना अफसोस करूंगा, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पूरी मिल्लत तशय्यो को कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे शैतान की चीखें बुलंद हुई हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। नहीं रोक सकते बिल्कुल। हक हक की, क्योंकि क्योंकि देखिए एक जुमला और, क्योंकि जनाब ज़ैनुल कुबरा सलाम अलैहा ने ये सलाम। यजीद के रूबरू कहा था, तू हमारे पैगाम को नश्र होने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, तो नहीं रोक सकता। ना वो यजीद रोक सकता है, ना आज का यजीद रोक सकता है, ना कल आने वाला कोई यजीद का चेला रोक सकेगा। ये पैगाम यूं ही नशर होता रहेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई ताजियत ना बिल्कुल। करे, कोई अफसोस ना करे, मुबारकबाद पेश करें आप। बिल्कुल सही, और हक और सच होने की ये दलील है कि कोई भी आपकी जबान या आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है वो सच लोगों तक पहुंचने ना देने की कोशिश है। लेकिन इस दौर में उसको ये जो है वो ये कोशिश नाकाम ही होगी। अच्छा, सहाफत की बात हो रही है तो एक जो कौमी असम्बली में बयान दिया गया फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात हैं, वो भी एक एक अहम बयान था कि उन्होंने पिछले दिनों असतूर पे हमला हुआ या हामिद मीर साहब ने जो तकरीर की या और जो ऐसे मामलात हुए वफाक में, तो इस पर हुकूमत के ऊपर या रियासत पे या रियासती जो खुफिया इदारे उन पे तनकीद की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि अब भी इंतजार है, यकीनन जब आप मौका देंगे कि एक जैसे आज जोहर टाउन धमाके में जो मुलव्वस लोग थे, आईजी पंजाब ने या जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं एक कहा कि खवातीन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया कि गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ पर वो कुछ मशकूक सरगर्मियां उन्होंने देखी, सीसीटीवी कैमरा जो है सेफ सिटी से वो उन्होंने वसूल किए, और फिर ये आज वो बड़ी कामयाबी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये काफी हौसला अफजा बात है और इसी चीज पे फख्र है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मुझे ये भी उम्मीद है कि जब एक सहाफी उठ के कहता है कि मुझे या इल्जाम लगाता है या हो सकता है कि वो बैरूनी जो पाकिस्तानी दुश्मन है उनका आलाकार बन के ये इल्जाम लगा रहा हो, तो क्या ये अच्छी बात है कि जो असद तूर पे हमला हुआ था उनकी भी सीसीटीवी फुटेज 2-3 लोगों की मौजूद थी। शेख रशीद साहब ने, वजीर दाखिला, उन्होंने उसी हफ्ते कह दिया था कि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक उसके मुजरमान जो हैं, ये तो एक बहुत बड़ा एक हमें मौका था कि ऐसे पाकिस्तान के अंदर बैठे जो दुश्मन हैं, चाहे सहाफियों के भेस में चाहे कहीं भी, वो बेनकाब हों, बाहर के साथ अगर उनके लिंक्स हो वो बेनकाब हों। और ये 3 लोग जिन्होंने असद तूर से जो हमला किया, और असद तूर ने बताया कि वो कह रहे थे जी हम आईएसआई से हमारा ताल्लुक है, तो ये सारा उनका झूठ जो है वो मलबे के ढेर की तरह वो नीचे बिठा सकते थे हमारी खुफिया एजेंसियां। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी तक नहीं हो सका। तो मैं पुरुमीद हूं कि जैसे जोहर टाउन एक बहुत बड़ी एक साजिश थी, उसके लोगों को अगर पकड़ लिया है हमारी एजेंसीज ने, तो असतूर वो जो एक एक मदूद लोग होंगे वहां पर, उनका आना जाना था, किसी ने कहा कि रिसेप्शनिस्ट जो थे वहां पर वो जानते थे, इस वजह से उनको नहीं रोका। बहरहाल जो बात भी थी, उन मुलजमान को कटहरे में जल्दी लाना चाहिए था ताकि जो अंदर की काली भेड़े हैं उनको बेनकाब किया जा सके। इसी तनाजुर में फवाद चौधरी साहब ने भी आज जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी दौर में सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले हुए। इवन उन्होंने नाम लिए अजीज मेमन और अजय ललवानी के कातलों से मुतालिक। उन्होंने सिंध हुकूमत से पूछा कि भाई आप उनके बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। तो एक बड़ा सवाल है जो अभी भी हल तलब है, क्योंकि पूरी जो पीडीएम की जो क्यादत है, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो असद तूर के घर भी जाते हैं, उनके तोते से खेल के भी आते हैं, सारा कुछ आता है।
لیکن عزیز محمد جو ہیں جو سندھ کے ہیں، اجے للوانی جو سندھ کے ہیں، اور بدنصیبی سے وہ قتل ہو چکے ہیں. اسد طور تو ماشاءاللہ جو تشدد ہوا، تحقیقات ہوں آگے، جو میں نے پہلے جملے بتائے کہ وہ ضرور لوگوں کو سامنے لانا چاہیے ہماری ایجنسیز کی طرف سے جو مجرم ہیں، لیکن جو لوگ قتل ہو چکے اس بارے میں ہماری سندھ حکومت نے کیا چلیں تفتیش نہ صحیح یا لیٹ صحیح ان کے گھر جا کے کوئی تعزیت کی ہو. فضل الرحمان صاحب گئے ہوں، شہباز شریف صاحب گئے ہوں، مریم صاحبہ گئی ہوں، تو ایک عجیب تصویر نظر آئی کہ ایک صحافی جب ایجنسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو پورا جسے پنجابی میں سمجھ گئے. کہتے ہیں اجڑ یا طائفہ، ایک وفد جو ہے وہ پورا فضل الرحمان کرسی وہ جی فلیٹ میں سب ان کو پہنچ گئے. جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ محمود خان اچکزئی ہوں یا جو تقریریں ہم نے دیکھا کوئٹہ میں وہ اپنے جلسوں میں کرتے رہے، جو پاکستان کے خلاف کسی نے اگر بات کی تو سارے ماشاءاللہ یہ وہاں پہ پہنچ گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے. لیکن جو قتل ہو چکے، اور بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا کہ جو پاکستانی آج بھی یا 2 دن پہلے بھی ایک جوان شہید ہوا ہے پاک فوج کا، ان اس کے میں بات ہاں بھی نہیں کوئی بھی ہوتی. نہیں جاتا. اعتزاز حسن کے ہاں کوئی نہیں جاتا جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے کئی بچوں کو بچایا تھا. جی ہاں. تو اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اس میں جو قابل دید ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب کی حالت ہے. مطلب فضل الرحمان صاحب اپنے تمام منصب کو پامال کر کے، مطلب ایک مذہبی شخصیت کے روپ میں ہے نا. اب بہت سے لوگ ان کو مذہبی شخصیت مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ ایک مذہبی تنظیم کے قائد ہیں اور عالم دین ہے. تو وہ اپنے ایک کرسی کے چکر میں انہوں نے اپنی اس طرح سے اپنا حساب کتاب برباد کیا ہے کہ وہ کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے. مطلب چاہے کچھ ہو رہا ہو ان کو بس تنقید کرنی ہے. تو یہ جو ایک دوہرا معیار ہے، کم از کم ایک عالم دین کے لیے زیب نہیں دیتا کہ سیاست دان تو یہ کرتے رہتے ہیں پاکستان میں، اور یقیناً چونکہ وہ کوئی الہی سیاست کے علمبردار ہے بھی نہیں. وہ ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن اس کو پاکستان میں فارمولا مشہور ہے نا یو ٹرن، تو وہ یو ٹرن کرتے رہتے ہیں. تو مگر ایک عالم دین کو جو اپنی سیاست کو الہی سیاست کہتا ہو یا اسلامی سیاست کہتا ہو، دینداری کی بات کرتا ہو، اسے کم از کم سوچ سمجھ کے ان تمام چیزوں پر بات کرنی چاہیے کہ اگر وہ وہاں پر جا کے کھڑا ہو رہا ہے تو جب فوجی جوان شہید ہو رہا ہے تو اس کے گھر پر بھی جائے نا بھائی. اس کے ماں باپ کی بھی دل جوئی کرے، اس کے بھی جو لوائقین ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کو بھی دلاسا دے. اس طرف سے یہ سب ایبسنٹ ہیں، نہ سیاستدان جاتے ہیں نہ یہ لوگ جاتے ہیں. تو اس سے تو یہ ایک ون سائیڈڈ ہے، یہ معاملہ ون سائیڈڈ ہے. جو آپ کی پوری رات کھڑے ہو کر آپ کی ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ سچائی جو نہیں مارا ہے، گیا ہے، جی وہاں سچائی جائے. نہیں ہے. ان کے جذبوں میں ان کے سچائی جو نہیں ہے. بھی ایک عمل ہے یا جو ان کا ایک قول ہے، جو ان کے فعل ہے، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے. جیسے ابھی ہم مواصلت بات نہیں کر ہے. رہے تھے، سچائی ہے کہ اسد طور کے مجرموں کو پکڑنا چاہیے، جیسے جو ٹاؤن کے جی ہاں، لوگوں کو ہماری ایجنسیز نے پکڑ لیا، بہت اچھی بات کی، اس پہ فخر ہے. ماشاء اللہ کرے جو بھی اگر وہاں پر کوئی بھی اس قسم کی کاروائی کرنا چاہ رہے تھے وہ اگر کیفے کردار تک پہنچیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. لیکن وہیں پہ جہاں پر آپ خود ایجنسی کا ایک ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو چاہیے کہ اس جی کو ہاں. تو بہت ہی ہنگامی بنیادوں پہ اس معاملے کو وہ ریکور کرتے اور اپنا دامن صاف مجرمان کے کرے. سامنے لاتے. ہاں، اور ان لوگوں کے اپنا دامن جسے صاف کہتے کرے. ہیں نا کہ تماچا منہ پہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو الزام لگائے جا رہے تھے یہ سب کچھ بے بنیاد تھے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش تھے. تو بھائی یہ بہت ساری ضروری چیزیں ہے، بہت ضروری کام ہے. جی ہاں. تو ایک یہ اور بہت کالر ہمارے ضروری ساتھ کام ہے ہے. یہ. بالکل صحیح. بسم اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، علیہ السلام مدد. جی مولا علی مدد بٹ صاحب شکریہ. موسی بھائی آپ کو بھی وعلیکم میرا السلام علیکم. السلام مدد. مولا علی مدد. آپ دونوں بھائیوں وعلیکم کی السلام علیکم. اللہ فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جی شکریہ. آمین. فاروق بھائی تھوڑا سا مس کر گیا شروع سے پروگرام، لیکن ماشاءاللہ کوئی بات اچھی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھ رہا تھا میں، کہیں باہر تھا تو انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ رہا تھا. بہت اچھی لوگوں نے باتیں بھی کی، لیکن سوال یہ ہے کہ فاروق بھائی اور موسی بھائی، پاکستان کے اندر کب یہ امن قائم ہوگا؟ ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ جب بھی کئی بار میں فاروق بھائی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جب بھی بات کی جائے، کوئی بھی بندہ ہو، میں ہر کسی کوئی کو غلط نہیں کہتا، لیکن سراسر جو ہے نا الزام اداروں پہ چلا جاتا ہے کہ بھائی ادارے کرتے ہیں یہ. جی. تو اگر کوئی بندہ کراچی کے اندر یا کسی پاکستان کے کسی کونے کے اندر غیر معلوم اٹھا کے لے جاتے، نامعلوم اٹھا کے لے جاتے، سوال یہ ہے کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ اور اٹھانے والے کون ہیں، اٹھا کے لے کر جانے والے کون ہیں،
اچھا کیا وہ کوئی پولیس والے ہیں، کوئی آرمی والے ہیں، کوئی ایجنسی والے ہیں یا کوئی سیاسی لٹیرے ہیں؟ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ہم سوال کرتے رہیں گے۔ اچھا آج تیسرا چوتھا دن ہے، وہ ہمارے وہ ایک بحث چل رہی ہے بلاول بھٹو زرداری، کبھی کچھ لکھا جا رہا ہے، کبھی کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ کوٹلی کے اندر جلسے اور جلوسے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور کچھ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ناسمجھ لوگ آگے ناچتے تالیاں بجاتے ہیں۔ آج تک بھی ہمارے شہر کے اندر اس کے قصوروار ہم ہیں، ہم ہیں قصوروار جی ہاں کہ جی ہاں جو ان پارٹیوں کے آگے ناچتے ہیں۔ جی ہاں آپ کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کی سڑکیں نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں ہے، آپ کی بجلی نہیں ہے، ڈیم آپ کی زمین پہ بنا، پل پر کوٹلی ہمارے جی ہاں گھر سے 10 منٹ کا گاڑی کے اوپر سفر ہے، اور ڈیم بنا، اور اتنا خطرناک ڈیم بنا کہ اس کے آس پاس کے گاؤں جو ہے نا وہ اب تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ بنا نہیں تھا نا فاروق بھائی، میں کہوں کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو کچھ ادھر بھی ہے، تو میں نے کہا کہ اپنا بندوبست کر لو، اگلے 5 سال میں آپ ڈوب جاؤ گے۔ کہتے یار کیا کرتا ہے، کون سی بات ہے؟ تو آج جب وہ ان کے گھر ایسا ایسا گرنا شروع ہوئے نا تو انہیں پتا چلا یار یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کی بجلی اللہ اسلام آباد جگ رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، کوٹلی کے لوگ جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے۔ خدا کے لیے کچھ اپنے لیے سوچو، کچھ ملک پاکستان تو یہ بٹ صاحب یہ شعور کیوں نہیں ہے آ رہا ابھی وہاں پہ؟ ابھی ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو کوئی اتنے بھوک افلاج جو اندرونی پاکستان کے مسائل ہیں ویسے نہیں ہیں، ہر تیسرا بندہ یو کے میں ہے، ماشاءاللہ پاؤنڈز والے لوگ ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں، تو وہاں پہ یہ لوگ کیوں ناچتے ہیں ان کے آگے، چوروں کے آگے؟ میں آپ کو بتا دوں، یقین مانے آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ جی میں کوئی نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ پاکستان کی عوام یا کوئی برا نہ منائے، جی جی یقین مانے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک رات بھی کوئی اپنی چھت کے بغیر نہیں سوتا اور جی روٹی کھائے بغیر نہیں سوتا، اتنے امیر لوگ ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کل ایک بندہ نواز شریف کے پیچھے ناچ رہا ہے، مجھے لام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب، ٹھیک وہ ناچ رہا تھا وہاں، اس نے 5 اللہ کروڑ خرچ کیے اور اسکیمیں لی اور بانٹے، دیکھا آج کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ اسلام آباد آیا اور اس نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا، واہ واہ اب گیت گا رہا ہے۔ وہ یار ہم کو پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ فاروق بھائی کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا بات، کوئی لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کل آپ نواز شریف اور ویڈیو بھی آ رہی ہے جی ادارے بچن کے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ عمران کے قدموں میں بیٹھا، ادھر 5 کروڑ کا ادھر رکھا اور ٹکٹ لے کے چلا گیا۔ اور جو لوگ صحیح مطلب تنظیمی جو نظریے والے لوگ ہیں وہ بس ان کے خلاف احتجاج اور بات یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، بقرہ عید جاری ہے، دکھ رہا ہے 25 جولائی کو سب ختم۔ اور ہم کو پتا ہے، میں آج بتا دوں، اگر کوئی بات شاید سچ ہو جائے، سردار تنویر نیکسٹ وزیر اعظم نام ناد آزاد کشمیر کا ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا ہے، پنچ کا ہوگا، ہو گیا یہ تو یہ بیرسٹر صاحب کا کیا ہوگا پھر؟ یہ بیرسٹر صاحب کا کیا ہوگا پھر؟ وہ تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے آگے آئے ہوئے ہیں ادھر۔ نہ وہ فارغ ہے، وہ فارغ ہے؟ دیکھ لیں، میں نے آپ کو نام بتا دیا نا، اچھا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے یہ چلو آپ کو پتا ہے، موسی بھائی کو پتا ہے، یہ سارا سسٹم اسلام آباد کی ایچ کیو سے بالکل ڈمی میوزیم سے تیار ہے، ٹھیک اور ہے بس 25 جولائی کا ڈرامہ رچانے ہیں، جس میں ہماری باتیں شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، جی خدا کے لیے اگر کرنا ہے بائیکاٹ تو نظر آئے، نظریے کے اوپر آ جاؤ، صحیح ہے بائیکاٹ کرنا ہے، نہیں جی دینا ہے بھائی، جی آپ آ جائے کسی جماعت کا، نہیں دینا ہے ووٹ بھائی، ختم، بھوکے بالکل مار جاؤ، نہیں دینا ہے تو کرو بائیکاٹ پھر۔ جی ہاں اگر بائیکاٹ کریں نہ کریں، ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، کتنی ہو نہ ہو، وزیر اعظم سردار تنویر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور اچھا جیتے گی تھوڑی بہت پیپلز پارٹی، لیکن وہ اس کی ویلیو وہی ہوگی جو جس طرح۔ لیکن خدا کے لیے اپنے دماغوں کو کھولو، صحیح ہوش کے داخل صحیح لو، خدا کے لیے ہوش کے داخل لو، اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کا کام لو، ملک پاکستان کے اندر جو ہے نا لوگوں کی حفاظت کرو، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن کیا کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پیسے کی چلیں طاقت آپ نے آواز بلند ہے، کی، لیکن آپ حق کا ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت فاروق۔ مہربانی، خدا حافظ۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آخری سٹوری ہے، جیسے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے تھے، تو شہباز شریف صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں، 5 سے 7 قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں اور 2 سے 3 سینیٹرز ہوں، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک سے ہے وہاں پر ہماری قانون سازی میں بھی ہو۔ تو یہ 2 آراء ہیں مختلف، ایک تو ڈائریکٹ ووٹنگ کا حق مانگی جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور دوسرا نون لیگ جو ہے وہ یہ تجویز دے رہی ہے کہ ڈائریکٹ ووٹنگ جو ہے
कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहता है तो वो पाकिस्तान तशरीफ ले जाए और वहां पर वोट कास्ट करे। और इसके अलावा अगर कोई ओवरसीज के लिए जैसे मखसूस नशिस्तें हमारे यहाँ कौमी असम्बली में खवातीन की हैं, अकलियतों की हैं, टेक्नोक्रेट्स की हैं, तो ये ओवरसीज का भी एक कोटा रख दिया जाए ताकि यहाँ के मसाइल वहां पर बयान किए जा सके। तो मुझे तो ये तजवीज अच्छा, जो है इसमें वो इसमें काफी नजर आ रही है जी। इसमें ये सब जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटों से डर रहे हैं। अगर आप सच बात पूछे, हर कोई एक जमात नहीं, सब, क्योंकि बाहर बैठा हुआ आदमी बहुत आसानी से देख लेता है दूर के मंजरनामे को। यहाँ पर बैठे हुए लोग जानते हैं कौन अपने किस दौर में क्या करता रहा है। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने वोट दिए तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये इस तरह की तजवीज़ें दे रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक क्यों नहीं है? दुनिया भर के इलेक्शन होते हैं। अभी ईरान के इलेक्शन हुए थे, पूरी दुनिया से जो ईरानी थे उन्होंने आके अपने वोट दिए। पाकिस्तान क्यों जाएंगे जी? सिर्फ वोट डालने के लिए पाकिस्तान जाएगा कोई आदमी? लाखों लोग अच्छा, रहते हैं, एक करोड़ों खबर लोग हैं वो दुनिया भर में। बताइएगा मुझसे भाई। अच्छा, ईरान में जो ओवरसीज ईरानी थे उन्होंने यहाँ पर कॉन्सुलेट्स में अपने वोट दिए या ईरान जी, जाके दुनिया भर वोट में दिए? ऐसे होता है ना। वोट अच्छा। कौन जाएगा? मतलब ये तो अजीब सोचने की बात है ना, कि मतलब यहाँ पर कितना पाकिस्तानी होगा, लाखों लोग हैं, वो वोट डालने जाएंगे वहां, सिर्फ वोट अच्छा, डालने लाख जाए वहां। की भी बता दो। सही है। मतलब मतलब आप सोचिए ना कि बात क्या कर रहे हैं। यानी आप साफ साफ कह दें कि आपको हम हक देना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते, हम्म हम चाहते हैं कि यहाँ पर बंदरबाट करें और हुकूमत बना लें। आप हम्म आप बीच में दखल ना दें, आप सिर्फ पाउंड और डॉलर भेजते रहें। साफ साफ बात करें ना भाई। तो जी। ये उल्टी सीधी बातें करने का इसमें तो कोई फायदा नहीं है। ये कौन सी हम्म बात है फारूक भाई? एक आदमी वोट डालने जाएगा मतलब, अगर किसी के हम्म पूरे फैमिली बड़ी है, 6-7 बच्चे हैं, और तो वो सब लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं जी? वोट डालने जा रहे हैं। क्या जी हाँ। क्या क्या बात है ये? नहीं, ये उन्होंने कौन कहा है सी कि बात है अगर ये? ज्यादा पाकिस्तान का दर्द है तो आप वहां पे तशरीफ ले जाएं, या वरना नवाज शरीफ साहब की तरह यहाँ पे आराम करें, इलाज मुआवजा करें, पोलो मैच देखें, होटलों की सैरें करें। तो हाँ, तो शहबाज शरीफ आराम साहब की आराम कर ये देते तो राय बेहतर है। है। आराम जी बेहतर हाँ, है। आराम कर देते अच्छा, बेहतर है एक जी, चीज आराम है बेहतर कि जो इसमें हमें मखसूस नशिस्तें यकीनन फिर उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो आओ भगत करते हैं, या जो जुल्फी बुखारी साहब जो जैसे लोग हमने देखे वहां पे, तो खैर वो मशीर तक लग गए। लेकिन कुछ ऐसी मखसूस फिर लोगों को नवाजा जाएगा कि जो यहाँ पे मेजबान बनते हैं, रोटियां शोटियां पकाते हैं हमारे मुख्तलिफ पार्टी लीडरान की। तो कुछ लोगों को इस किस्म का जैसे कश्मीर कमेटी में रख दिया गया ना, या कुछ मशीर बना दिए गए हैं। है। तो जी हाँ। शायद 5-7 जो है वो अगर एमएनएज बनाने हैं तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा आपको एक जैसे कोई पैकेज देना पड़ेगा। तब कहीं जाके पार्टियां जो हैं वो आपको बगैर ऐसे ही जैसे सेनेट इलेक्शन में अरबों रुपए के सेनेट सीट मिलती है, तो यहाँ पे भी ओवरसीज से तो फिर जी हाँ। आपको पाउंडों और डॉलर्स में बात होगी। तो शायद जी हाँ, ये जो वजह है। जितने जमा करके दे, जी जी हाँ, हाँ, जो जितने जमा करके देगा उसको कुछ लगा देंगे। बिल्कुल सही। जो जितने जमा लेकिन करके अगर देगा, सही मानों और में क्या। इसमें वही बात कि जब वहां पे चारपाइयां चल रही हैं, वहां पे दस्तों गिरबान है, तो हम उम्मीद इसी जनाजे वजह से बनाए कर जा रहे हैं। रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अगर हाँ, ट्रांसपेरेंटली सही मानों में जो ओवरसीज की अगर कोई नुमाइंदगी वहां पे होती है, तो ये एक तब्दीली हो सकती है। जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारे ओवरसीज के मसाइल हैं, या जी कस्टम वाले तंग करते हैं, या बहुत सी वहां पे जायदादों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। अगर ऐसे जी मामलात हाँ। हमारे अगर एमएनएज वहां पे पुटअप करते हैं, कौमी असम्बली में उस पर आवाज उठाते हैं, फिर तो बहुत आइडियल हो गया, अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे वोट का हक होगा, तो मैं अगर फर्ज किया गुजरात का हूं, आप कराची के, तो आपने अपने एमएनए को वोट देना है, मैंने अपने एमएनए को वोट देना है। वो बिल्कुल ऐसी वो है। हमारी नुमाइंदगी वो बाद में करेगा, वहां अपने मामला पहले देखेगा। लेकिन अगर मखसूस निशस्त वाला अगर गया होगा फर्ज किया, और सही ट्रांसपेरेंटली, मैं सबसे पहले तरजीह या एक फोकस है ट्रांसपेरेंटली, बंदे दा पुत्र जिसे पंजाबी में कह ले, वो अगर गया है वहां पे, जी हाँ। वो किसी मेजबानी के अजर की सूरत में नहीं गया, तो वो वाकई अगर सही मानों में अगर पहुंचा है तो वो ओवरसीज के सही बात कर सकता है। तो ये चीजें अगर अच्छा, ये आइडियल है तो हमें तो यहाँ का बंदा कोई गया होगा, जायदाद। वो अगर एमएनए होगा तो वो थोड़ी बात हमारी समझेगा। लेकिन वहां पर अगर देखिए, गंडापुर साहब ही की तरह कोई ऐसा हमारा मशीर लगा दिया, तो वो क्या समझेगा हमारी बात? हाँ, जी। जो जायदाद के केसेस है, जिनको दीवानी के केसेस वहां कहा जाता है, जरा इसके ऊपर अगर हम गौर करें और मालूमात करें,
60 साल और 80 साल के बाद डिसीजन होते हैं, 50 साल के बाद। एक नस्ल गुजर गई पूरी, केस दायर किया था दादा ने, फैसला हो रहा है पोते के जमाने में। यानी 20-25 साल तो नॉर्मल है, 20-25 साल तो यूं ही खिंचता है केस। तो ये मकानों पे कब्जे वहां कौन कराता है, वहां पर लैंड की अथॉरिटी से डुप्लीकेट फाइलें कौन बनवाता है, वहां पर करोड़ों के बेचकर वहां से कौन लोगों को निकालता है, सब जानते हैं। तो ये एक एमएनए बेचारा क्या करेगा, वो जिस पार्टी का टिकट लेके खड़ा है, जिसका हेड खुद ये काम कर रहा है, एक एमएनए क्या करेगा उसमें? बिल्कुल सही। एमएनए कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक तकरीर करने की। एक तकरीर कर देगा, एक तकरीर कर देगा, बस होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। सर्कस में देखा होगा ना, सर्कस में देखा होगा कि मुख्तलिफ जो फिर शोबदाबाज या जो भी अपने अपने आइटम पेश करते हैं ना, कि कोई उल्टी छलांग मार रहा है, कोई रस्से पे चल रहा है, कोई सांप से खेल रहा है, कोई बिच्छू से खेल रहा है, कोई शेर से खेल रहा है, तो वहां पे सर्कस है। ओवरसीज का कोई एक आइटम रख देंगे कि भाई आपने इस किस्म की बाजी लगानी है तो आपको भी हम सर्कस में शामिल कर लेते हैं। सही मानों में जमहूरियत की तो पहले बात कर चुके कि आपने क्या, असल जमहूरियत क्या है, असल जमहूरियत के सम्राट क्या है, और वहां पे जो एक शख्सियत पसंदी या जमातों की जो एक स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, वहां पर सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। तो उसमें एक और आइटम पेश करने के लिए अगर ओवरसीज को एक मौका देना है तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बड़े कर्तव्य वाले हैं, वो चले जाएंगे वहां पे। 2-4 मिनट है, मैं तेजी के साथ एक बात करने का अच्छा वो इस वक्त जहन में आ गई। जहां हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना फारूक भाई, देखिए ये इसमें कोई दो बातें नहीं है कि जमहूर को बाशऊर दिलाना और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनकी जहनों नशोनुमा करनी। एक आखिरी कॉल ले लूं फिर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन। जी ये पूछना था कि इस महीने में या अगले महीने में ये करबला का रास्ता खुल जाएगी या नहीं ज़ियारत के लिए? हाँ ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन है मुसी भाई ये भी शेयर कीजिएगा, ज़ियारत जा रही है करबला में कि नहीं अभी फिलहाल? अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी बगैर टिकट के जो ग्रुप अनाउंस हो रहे हैं वो टिकट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि एंड टाइम पर अगर फ्लाइट कैंसिल होती जाती है तो 40-40 50-50 लोगों के टिकट के पैसे कौन पे करेगा। तो अभी जरा थोड़ा सा मोहतात रह के कुछ दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल एयरलाइन भी इसके ऊपर संजीदा होंगी क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए का काम है और पूरी दुनिया का पहिया अरबईन के ऊपर चलता है, तो इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ सूरत हाल निकलेगी। तेजी के साथ आता हूँ, जमहूर के ऊपर बात हो रही है फारूक भाई। जमहूर की राय बनाने में टाइम लगता है। एक छोटी सी मिसाल दूं और प्रोग्राम को खत्म करते हैं हम। ईरान के अंदर लोग समझते हैं कि वहां जो रहबर तशरीफ फरमा है, हुकूमत जो नीचे है वो रहबर के मातहत है। बज़ाहिर सिस्टम ऐसे है, मगर तारीख शाहिद है कि बनी सदर से लेके कितने सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि अभी जवाद ज़रीफ का इंटरव्यू आपने देखा जो लीक हुआ, यानी छतरी के नीचे इनकलाब के हैं मगर अंदर से इनकलाबी नहीं है, अंदर से वो अमेरिका को सर्विस देते रहे। ये इसके अभी जो आयतुल्लाह रईसी आए, इसमें पूरी दुनिया से चीखें बरामद क्यों हो रही हैं, इस्तेमाली चीखें क्यों हैं? उसकी वजह ये कि ये आयतुल्लाह खामनेई वाला दौर पलट आया। आयतुल्लाह खामनेई वाला दौर पलट आया जब रहबर के नीचे जो सदर होगा, जो वजीर आजम सदर है, वो भी इनकलाबी है, यानी वो भी वही जमहूर की आवाज है, वही जमहूर की आवाज है जिस जमहूर की आवाज से विलायत फकीह वहां पर उसने पैर मजबूत किए, मुस्तहकम हुई। जब इमाम khomeini ने पूछा निजाम कौन सा चाहते हो, इस्लाम? तो जब जमहूर की जो आवाज थी ये अब वो आई, ये कितना टाइम लगा? कई यानी साल लग गए लोगों को समझाने में कि ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने महंगाई 600 गुना बढ़ा दी। अब लोगों की समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ पर सदर भी इनकलाबी चाहिए है, वो चाहिए जो रहबर के अहकामात को 100% इंप्लीमेंट कर दे ताकि फैसलों के अंदर तदब्बुर हो और अमेरिका इससे फायदा उठाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो 70 साल हो गए हैं, कोशिश मुसलसल करनी चाहिए मीडिया के जरिए से कि लोग समझे उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। एक दिन जिस दिन समझ जाएंगे, आप यकीन करें पाकिस्तान पर इंशाल्लाह पाकिस्तानियों की हुकूमत आ जाएगी। ये चहल चबीले बना के लाते हैं ना, इनका सबका पत्ता जो है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा सैयद अली मूसी भाई, आपका मंडे के मंडे आप हमारे साथ देते हैं, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, इंशाल्लाह
جو دیگر معاملات ہیں وہ اپنے دیگر پروگرامز میں، کل کے پروگرام میں خصوصاً اس پہ بات جاری رکھیں گے، اور میری آپ کی ملاقات اب کل کی ایوننگ آور میں دا فوکس میں موسی بھائی آپ سے